जेल में जब कोई गैंगस्टर होता है, उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि उसके पास मोबाइल फ़ोन हो। सुपरिटेंडेंट जो है, या एसपी पुलिस हो या एसपी जेल हो, वो उसके खिलाफ एक्शन लेने में अगर उसी की जात का है तो बड़ा हेजिटेट करेगा, क्योंकि कास्ट के नाम पे करप्शन होती है। जेलों में धर्मवार नहीं होते कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, पर वहां पे एक जाति वाले दूसरे जाति वाले, खासकर गैंगस्टर्स में ये चीज होती है। तो रंगा का था, हमेशा खुश रहता था, पर वो ये कहता था मैं बिल्ला की वजह से मैं जेल में हूँ, क्योंकि बिल्ला ने ही उसको मर्डर करने के लिए उस्काया था। तीन इच्छा जो बात कर रहे हैं, वो तो कोई कोई प्रिजनर ये नहीं कहेगा मैंने ये बटर चिकन खाना है या मैंने मीट खाना है, ये तो कोई नहीं कहेगा, पर जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वो गलत इंटरप्रेट करते हैं। तो तख्ते पे खड़ा कर देते हैं, फिर काला कपड़ा उनको जो है मुंह पे डाल देते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि जब आप फांसी देते हैं तो उस टाइम क्या होता है, आंखें कईयों की बाहर आ जाती हैं, जीभ तो बाहर आती है, और भी कई चीजें होती हैं, बड़ा भयानक शक्ल बिगड़ जाती है। तो धर्म के टेररिज्म पे क्राइम करते हैं, वो जनरली पश्चाताप नहीं करते। तो कहीं पर मैंने पढ़ा कि अफजल गुरु ने एक टिप्पणी की थी, कहा था कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं सिस्टम के करप्टेड लोगों को खत्म करने आया हूँ, कुछ इस तरह की बात कही। हाँ, उसने जो रेपिस्ट होते हैं वो मुंह नीचे करके चलते हैं। तो जेल में भी ये वाली चीज, या जो गैंगस्टर होते हैं वो भी बड़े अकड़ के मटक मटक के चलेंगे कि जिस बंदे को जो कहीं का काम का नहीं होता ना, जो बंदा बिल्कुल नेगेटिव है, जिस बंदे को काम करना बिल्कुल नहीं आता या बहुत बड़ा करप्ट है, उसकी पोस्टिंग जेल पे कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। आज हम आपको इस पॉडकास्ट में मुखातिब कराने वाले हैं सुनील गुप्ता साहब से। ये तिहाड़ जेल के जेलर रह चुके हैं और लॉ ऑफिसर भी रह चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया, हमें समय दिया आपने। और सर, ये हमारा न्योता आपने लगभग 3 महीने बाद स्वीकार किया है सर। मैं था नहीं यहाँ पे, हाँ, इसी वजह से लेट हो गया, नहीं तो मैं पहले ही आपको दे देता न्योता। जी सर। बड़ा शुक्रिया सर आपका। हाँ। सर, तिहाड़ जेल के बारे में जब हम सुनते भी हैं तो बिल्कुल नजर आती है एक ऐसी जेल जिसमें देश के सबसे बड़े क्रिमिनल रहते होंगे और उनको किस सख्ती से वहां पर रखा जाता होगा। एक तस्वीर ये, और दूसरी तस्वीर ये सामने आती है कि बड़े मौज काटते हुए भी दिखते हैं वहां के अपराधी। तो किस तरह की है तिहाड़ जेल सर, जरा समझाएं, बताएं हमें। देखिए, तिहाड़ जेल में जो जेल का जो ध्येय होता है, जेल का ध्येय ये होता है कि जो भी जेल में आता है, एक तो उसको कानून के हिसाब से, जेल मैनुअल के हिसाब से उसको ट्रीट करना, और सबसे पहला ध्येय होता है कि उनकी सेफ एंड सिक्योर कस्टडी। मतलब कोई प्रिजनर के जेल के अंदर अटैक ना हो उसके ऊपर, और कोई प्रिजनर भागे ना, सेफ एंड सिक्योर कस्टडी। दूसरा जो ध्येय होता है हमारा, वो होता है रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी आफ्टर रिलीज। मतलब सुधार गृह जेल को कहते हैं, तो सुधार गृह। तीसरा ध्येय होता है कि उनकी ट्रीटमेंट करना, जो आप एक लगा लें कि एक मिडिल इनकम के लोग जो घर में खाते हैं, उनको उस तरीके का राशन पानी वगैरह देना। ये 3 ध्येय होते हैं। तो अब जो जेल में सबको रूल के हिसाब से तो चलना ही होता है, पर क्या होता है कई बार कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, वो कभी भी अपने आप को आम आदमी समझना नहीं चाहते। जैसे बाहर होता है ना कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और सबसे अलग उनको ट्रीटमेंट चाहिए। मंदिर में भी जाएंगे तो उनको चाहे जितना भी उन्होंने महंगी टिकट खरीदनी हो, अलग से जाएंगे। तो ऐसे ही ये लोग जब जेल में आते हैं, वहाँ भी ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, और उसमें कई बार ये होता है कि पैसे का भी इस्तेमाल करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस, जो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, या बदमाशी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो किसी चीज़ का भी इस्तेमाल करके उनकी ये कोशिश होती है कि उनको जो है आम आदमी की तरह ट्रीट ना किया जाए। तो जेलर का काम ये होता है कि दोनों में एक सेम्बलेंस बना के रखना, एक संतुलन बना के रखना, ताकि जेल का डिसिप्लिन भी खराब ना हो और किसी को ऑफेंड भी ना करे।
तो कितने कैदी हो सकते हैं तिहाड़ जेल में सर? क्या उनकी संख्या तय होती है? देखो, आपने अच्छी बात कही है कि संख्या तय होनी चाहिए। हुँ, विदेशों की कई जेलों में मैंने देखा है कि उनमें संख्या तय होती है कि जैसे हुँ, अगर 1000 लोग किसी एक जेल में रखे जा सकते हैं, तो वहाँ पे वो 1250 लोगों से ज़्यादा नहीं रखने देते, वहाँ की हुँ, कोर्ट ही नहीं रखने देती। हुँ, मतलब खाली 25% एक्स्ट्रा रख सकते हो। पर हिंदुस्तान में ऐसा कानून नहीं है। हुँ, यहाँ पे जो है जितने भी आप ठूस से जाओ, वो सब परमिसिबल है। अब हुँ, जैसे मैं आपको तिहाड़ की बात बताऊँ, तिहाड़ तो एक भारत की जो है ये एक बहुत प्रीमियम जेल है। इसमें करीब-करीब 10,000 लोग रखे जा सकते हैं। हुँ, पर 10,000 की कैपेसिटी के खिलाफ जो है यहाँ पे करीब-करीब 20,000 के आसपास लोग रखे होते हैं। 20,000 से ज़्यादा ही होते हैं। हुँ, 16 जेलें, कई जेलें ऐसी हैं जिसमें कि जितनी कैपेसिटी है उसके आसपास रखे हैं, पर कई जेलें ऐसी हैं, हुँ, खासकर जो तिहाड़ कॉम्प्लेक्स में है, जहाँ पे कि 3-3 4-4 गुना कैदी रखे हुए हैं। जैसे ओह! 600 की हुँ, कैपेसिटी है, उसमें 3,000 रखे हुए हैं, 2500 लोग रखे हुए हैं, इस तरीके का। हुँ, तो दिल्ली के लिए जो ओवर क्राउडिंग काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। हुँ, अगर ओवर क्राउडिंग होगी तो आप ये सोच सकते हैं कि सबसे पहला मानव अधिकार तो जो है प्रिजनर का हुँ, उसी बात से टूट जाता है जहाँ पे आपको 10 लोग रखे जाने चाहिए, वहाँ पे आपने 20 रखे हुए हैं। हुँ। सबसे पहला मानव अधिकार तो वहाँ खत्म हो जाता है। हुँ। और जो वीआईपी आप लगाएँ जिनको ट्रीटमेंट मिलता है सर, उनमें आप लगाएँ गैंगस्टर्स होते हैं, उनमें नेता लोग होते हैं और जो एक आम कैदी है, क्या वो फिर वहाँ पे विद्रोह नहीं करता, विरोध नहीं कर सकता वो? कि इनको तो इतना कुछ मिल रहा है, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। और सुनने में तो इस तरह से भी आता था कि कई जो पॉलिटिशियन हैं, उनकी तस्वीरें आईं कि उनके पास तो टीवी भी था वहाँ पे, आराम से लेट रहे थे, कइयों के पास तो एसी भी था। नहीं, एसी तो जेल एसी में नहीं नहीं होता। हाँ। लग ही नहीं सकता, क्योंकि इसलिए नहीं लग सकता कि जेल की बनावट ऐसी होती है कि हुँ, बड़ी-बड़ी आयरन ग्रिल्स होती हैं। हुँ, तो एसी तो लग नहीं सकता वहाँ पे। हाँ, मैंने देखा है कूलर वगैरह लगते हुए, इसका जो डेज़र्ट कूलर होता है। हुँ, बाकी जो विद्रोह की बात कर रहे हैं, जब देखो एक आम आदमी तो विद्रोह करता नहीं है। हुँ, जिन्होंने विद्रोह करना होता है, हुँ, अगर उन्होंने ही फैसिलिटी खरीदी हुई है तो विद्रोह कौन करेगा? हुँ, तो जनरली विद्रोह जैसी, क्योंकि हर कोई जो जेल में आता है, उसको ये होता है कि आप कैसे जल्दी से जल्दी जेल से बाहर निकलें। हुँ, हर एक का ये होता है कि कब बाहर निकलेंगे। सिर्फ आप लगा लें 5 या 10% लोग होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं, हुँ, जो कि आते-जाते रहते हैं जेल में, जिनको निकलने की जल्दी नहीं होती। बाकी 90% तो ऐसे होते हैं जिनको ये होता है कि कब जेल से बाहर निकलेंगे। हुँ, गरीब लोग हैं, अपने घर की रोजी-रोटी उनसे चलती थी, कोई रिक्शा चलाता था, कोई रेहड़ी चलाता था, कोई और छोटा-मोटा काम करता था। 80% लोग ऐसे होते हैं। हुँ, 80% लोग ऐसे होते हैं जो कि गरीब तबके से आते हैं। गरीब तबका किसको कहेंगे? कि जिनका महीने में 8,000 रुपए से ज़्यादा जिनका जो है आमदनी नहीं है। हुँ। 80% लोग ऐसे हैं भारत की जेलों में। और ये किस क्राइम के तहत जाते हैं सर? या अलग-अलग क्राइम में हाँ। आते हैं, अलग-अलग क्राइम में आते हैं। जैसे हर एक स्टेट का अपना कल्चर होता है। हुँ, जैसे दिल्ली का है, दिल्ली का अपना कल्चर है कि यहाँ ज़्यादातर क्राइम जो होता है, पैसे के लिए होता है। हुँ, अगर आप जाएँगे यूपी में जाएँगे तो वहाँ ज़्यादातर क्राइम जो होता है, वो होता है अपनी नाक ऊँची करने के लिए। हुँ, ज़मीन जायदाद का झगड़ा है या कम्युनल झगड़ा है या और चीज़ें हैं तो हुँ, उसके लिए। हुँ, पंजाब में जाएँगे वहाँ ड्रग्स के केस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हर एक स्टेट का अपना कल्चर होता है जिससे हुँ, कि वो अंदर आते हैं। हुँ, अब अगर दिल्ली की आप बात कर रहे हैं तो दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा जो कैदी मिलेंगे, वो मिलेंगे कैदियों में करीब-करीब 35% के आसपास जो मर्डर के केस में, जो कि उम्र कैदी हैं। हुँ, ये कैदियों की बात कर रहा हूँ। अंडर डायल करेंगे तो अंडर डायल में भी करीब 25% ऐसे होंगे जो हुँ, कि मर्डर वगैरह केसेस में आए हुए हैं। हुँ, पर दिल्ली में ज़्यादातर ये मर्डर वगैरह जो भी ये क्राइम होता है, ये मनी ओरिएंटेड है। हुँ। और जैसे वहाँ पे गैंगस्टर हुए सर, तो वो किस तरह से सुविधा माँगते हैं? देखिए गैंगस्टर होते हैं, गैंगस्टर कह लें या इनके साथ जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोग लगा लें हुँ, या पैसे वाले लोग हैं वो लगा लें,
सबकी 3 डिमांड्स होती हैं। पहली डिमांड होती है कि उनको रहने के लिए जो है सेल चाहिए, रोटी कपड़ा मकान भी कह सकते हैं इसको। मकान की बात होगी, उनको सेल चाहिए, क्योंकि जो बैरक्स होती है उसमें कई सारे प्रिजनर होते हैं, तो हर प्रिजनर जो भी जेल में आता है उसको पहले सेल चाहिए होती है ताकि वो और प्रिजनर्स के कांटेक्ट में ना आए। जैसे वन रूम अपार्टमेंट होता है ना, इस तरीके का होता है। दूसरा उनका होता है कि खाना घर से आए। खाना घर से आए। हाँ, उनका ये होता है बेडिंग वगैरह उनकी जो है वो घर से आए। और तीसरा होता है कि उनका जो कपड़े लत्ते और जो भी मिलने वाला कोई आ रहा है तो मुलाकात उनकी फेस टू फेस हो, क्योंकि वैसे जो मुलाकात होती है वो होती है एक तरफ मिलने वाला खड़ा होता है, एक तरफ जो है एक्यूज खड़ा होता है, तो उससे मुलाकात होती है। तो इनकी कोशिश होती है कि मुलाकात जैसे हम बैठे हैं फेस टू फेस बैठ के मुलाकात हो। ये 3 डिमांड्स होती हैं हर एक की। और फिर इनके लिए पैसा कितना ऑफर किया जाता है? ना कैसा इसका का फिक्स होता है? नहीं कोई एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि एक हिंदुस्तान में इतनी करप्शन है, अब हमको जाके फेस करनी पड़ती है, छोटी सी बात होती है तो हमें पैसा के लिए कंपेल किया जाता है। तो अगर आप ये सोचो कि अगर जेल में करप्शन नहीं होगी, जेल तो एक गार्बेज डंप है जो सोसाइटी के लोग हैं, तो जो भी अगर करप्शन बाहर है तो मेरे हिसाब से जेल के अंदर ज़्यादा करप्शन होनी चाहिए। पर फिर भी जो है आपका कैसा सुप्रिटेंडेंट जेल है, अगर सुप्रिटेंडेंट जेल जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो करप्शन कम होगी, अगर सुप्रीम जेल जो है खुद ही करप्ट है तो आपकी करप्शन ज़्यादा होगी। अब देखिए करप्शन भी किस टाइप की होती है, आपको हैरानी होगी सुन के। अब जैसे जेल के अंदर बीड़ी सिगरेट तंबाकू स्मैक वगैरह ये सब चीज़ें बैन है। बीड़ी जो है, बीड़ी का बंडल जो है बाजार में 5 रुपए का मिलता है, जो वो अगर जेल में पहुंच जाए अंदर तो 500-500 रुपए तक का वो बिक सकता है। स्मैक की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो कितनी आगे जाए। मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन अंदर पहुंचने में लाखों में उसका रेट बढ़ जाता है। तो ये सब जो डिपेंड करता है कि आपका जेल प्रशासन कैसा है। और तभी तो गैंगस्टर्स के पास फ़ोन इतनी आसानी से मिल जाते हैं। और आज तो इस तरह का आलम है सर कि कहीं पे मर्डर होता है तो फेसबुक पे पोस्ट डल जाती हैं कि ये जिम्मेदारी हमारा गैंग ले रहा है ना? तो आप देखिए कि ये किस तरह का कल्चर है कि मर्डर हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी भी ले ली जाती है, और जो जिम्मेदारी ले रहा हो तो जेल में हो रहा होता है। हाँ, देखिए क्या है कि जेल में जब कोई गैंगस्टर होता है उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि उसके पास मोबाइल फ़ोन हो। इवन दो जेल के अंदर जो है वो फ़ोन लगे हुए हैं, पीसीओ लगे हुए हैं, तो आप आराम से अपने रोज़ अपने घर पे बात कर सकते हो। मतलब पीसीओ की जो सुविधा है, आप रोज़ अपने घर में 5 मिनट के लिए बात कर सकते हो। पर वो अपना मोबाइल रखना चाहते हैं, उसके पीछे भी कारण है कि मोबाइल क्यों रखना चाहते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि ज़्यादातर जो गैंगस्टर्स होते हैं, ये होते हैं अंडर टाइल्स। इनको ये होता है कि जैसे पुलिस ने जो विटनेस वगैरह बनाई है, जो भी इनके खिलाफ गवाही है, ये चाहते हैं गवाहियों को तोड़ना, गवाहों को डराना। एक बार आप जेल में आ गए, जेल में आके आपने एक वीडियो आपने अखबार वालों को दे दी, जिसमें कि आप बैठे हुए शराब जैसा आपने गिलास रखा हुआ है, आप खाना खा रहे हो, नान दिखाओ, उसमें नॉनवेज खाना खा रहे हो, डांस कर रहे हो, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? इस तरीके का वीडियो जो है जब बाहर जाता है, जो विटनेस होती है उस केस की, उसके खिलाफ जो विटनेस होती है, एक तो उसका दबदबा बनता है कि देखो जेल के अंदर भी ये मजे मार रहा है, जैसे आजकल कई गैंगस्टर का ये चल रहा है, उसका दबदबा बनता है कि जेल में मजे मार रहा है, इसने जेल वालों को पूरा पैसे दे के खरीदा हुआ है। उससे क्या होता है कि उसका गैंग जो है फ्लॉरिश होता है, खूब फ्लॉरिश होता है उसका गैंग, नंबर 1। नंबर 2, जो विटनेस होती है उसके मन में डर बैठ जाता है, वो कहती है कि मैं क्या कर सकती थी, यही कर सकती थी ना, कर सकती थी या कर सकता था कि इसको जेल भिजवाना। और जेल में भी ये जो है अगर ऐसे मजे मार रहा है तो पक्की बात है इसने जेल में तो रहना नहीं हमेशा, जेल से बाहर बेल पे निकलेगा ये, तो आके हमें कुछ भी ये कर सकता है। तो विटनेस जो है जब उसका टाइम आता है कोर्ट के आगे जाने का, मैंने देखा है कि ज़्यादातर विटनेस जो है अपने बयान से मुकर जाते हैं।
मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर उनके फादर ने, किसी फादर ने अपने बच्चे का मर्डर होते देखा है, तो वो भी अपने बयान से मुकर जाएंगे ये कह के कि जो होना था वो तो हो गया, हम आगे अपने परिवार को, दूसरे मेंबर्स को क्यों मुश्किल में डालें। तो जो ये वीडियो वगैरह ये करते हैं, अखबार वालों को भी एक, टीवी वालों को भी एक वो मिल जाता है, मटेरियल मिल जाता है चलाने का, और मेन उसका पर्पस सर्व हो जाता है, जो विटनेस को डराना धमकाना चाहता है, प्लस अपने गैंग को जो फ्लॉरिश करना चाहता है, ये चीज उसकी जो है अचीव हो जाती है। अभी थोड़े दिन पहले था, नीरज बवाना जेल से बाहर आया था, शायद उसकी पत्नी बीमार थी, और उस समय के जो विजुअल हैं वो आज भी सोशल मीडिया पे मिलेंगे, मीडिया ने भी चलाए हैं वो। तो दिख रहा है कि एक मोटी चेन पहने हुए हैं और बाल बिल्कुल वो तेरे नाम जैसे हैं, जैसे उसे सलमान खान के थे ना सर फिल्म में, उस तरह के। हाँ, तो ज़रा भी शर्ट इस तरह से नहीं दिखती है कि वो मैली कुचैली होगी, हाँ, जींस भी बिल्कुल नई नज़र आ रही है, ब्रांडेड चश्मे नज़र आ रहे हैं कई दफ़ा कई गैंगस्टर्स की तस्वीरों में। तो हाँ। यहाँ से हम क्या माने, उस तरह की तस्वीरों को देख के तो जो इस तरह जो इजी मनी चाहने वाले जो लड़के हैं वो तो ऐसे ही सोचेंगे ये ठीक है। देखिए, ये क्या है कि किसी टाइम पे ना हम्म। क्राइम करना एक टैबू होता था। हम्म। कहते थे ना, आप असली हिंदुस्तान तो गांव में रहता है, हम्म। और उसमें पंचायतें जो है हम्म। सुप्रीम होती हैं। क्या होता था कि अगर किसी भी गांव के लुंडे ने कोई क्राइम किया, तो पंचायतें होती थी, उनके घर वालों का हुक्का पानी बंद कर देते थे। हम्म। कहते थे कोई शादी नहीं करेगा इस घर से। पंचायतें इतनी स्ट्रिक्ट होती थी। उससे क्या होता था कि कोई भी बच्चा जो होता है क्राइम करने से डरता था, हम्म। क्योंकि उसके संस्कारों में आ जाता था कि अगर मैंने क्राइम किया तो हमारा घर जो है पूरा कुटुंबे में बदनाम हो जाएगा, पूरे गांव में बदनाम हो जाएगा, सब जगह उसकी लोग थू थू करेंगे। हम्म। पर अब क्या है, पंचायतों ने, एक तो जो इनका रोल था, खाली पॉलिटिक्स आ गई है, पंचायतों ने अपना रोल जो है बिल्कुल ही बंद कर दिया है, कि जो एक मोरल पोलिसिंग का काम करते थे वो बंद हो गया। हम्म। चलो, अगर यहाँ तक भी होता तो काम चल रहा था। अब क्या है कि आपने जितने बड़े आपने क्राइम किया है, अगर आपने 5 मर्डर किए हैं, 10 मर्डर किए हैं, और खासकर अगर आपने दूसरी कास्ट वालों के या दूसरे उनके गांव वालों के अपोजिट जिनको आप मानते हो उनको किया है, तो आपको हीरो बना देते हम्म। हैं। उसी का नतीजा है कि क्राइम फैल रहा है। हम्म। जहाँ पहले गांव में क्राइम नहीं होता था, हम्म। अब गांव में क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। शहरों में तो मैंने बताया, आप जिस भी शहर में जाएंगे ज़्यादातर फिनेंशियल क्राइम होता है। हम्म। फिनेंशियल क्राइम मीन कि वहाँ रुपया पैसे के ऊपर सब कुछ होता है। पर गांव वालों ने जो एक एक मोरालिटी बना के रखी हुई थी, मेंटेन करके रखी हुई थी, अब वो मोरालिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम्म। दूसरा क्या है कि आप ने क्राइम किया, हम्म। आप गांव की पंचायत के पास जाओगे, आप कहोगे मैं बिगड़ गया था, मैं गंदी संगत में पड़ गया था, हैं, आप मुझे एक बार माफ कर दो, है ना। हम्म। और गांव वाले इतने सीधे होते हैं, माफ कर देते हैं। वो फिर दोबारा क्राइम करता है, फिर वो कहेगा कि मैंने तो गांव की इज्जत के लिए क्राइम किया था। हम्म। ऐसे कह के फिर वो इलेक्ट भी हो जाएगा, पंचायत का सरपंच बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा, कारपोरेटर बन जाएगा। तो ये वाला ट्रेंड आजकल चल रहा है। हम्म। तो इसमें क्या है कि जब तक आप ये समझेंगे कि क्रिमिनल किसी का नहीं होता, हम्म। क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले उनमें जाति हाँ, जरूर देखते हैं सर, है ना, चाहे हाँ, छोटा क्राइम हो जाए चाहे बड़ा क्राइम हो हाँ, जाए। हाँ, जो पंचायतें होंगी आप देखिएगा कि वो उनको हाँ, सपोर्ट हो बहुत कम निष्पक्ष तौर पे कर रही होंगी, हाँ, लेकिन कास्ट सबसे खास सबसे। पहले ले आते ये हैं। मैं ना सोचता हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ, मैं कई जगह भाषण वगैरह देने जाता हूँ, वहाँ भी मैं बोलता हूँ कि अगर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई चीज़ है, जो हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी, हिंदुस्तान में एक करप्शन का जो एक बवंडर है, जो हम्म। करप्शन का जो फाउंटेन हेड है, सब कास्ट सिस्टम है। हम्म। जिस दिन ये कास्ट सिस्टम कोई ऐसा कानून बना दें कि कोई आदमी अपनी कास्ट नहीं लिखेगा, हम्म। कोई आदमी किसी को कास्ट के नाम पे अगर वो तंग करता है, तो हम्म। उसके खिलाफ एक्शन होगा।
जिस दिन ऐसा ऐसा कानून कोई बन जाता है, हम्म आप देखना, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की प्रगति प्रगति अपने तरीके से होगी, बड़ी तेजी से होगी। हम्म पर ये कास्ट जो है, इसने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को खोखला किया हुआ है। अब देखें क्या हम्म होता है। मैं पुलिस सर्विसेज की बात बताऊं या प्रिजन सर्विसेज की बात बताऊं, अगर आपका अफसर एक पर्टिकुलर जात का है और आपके किसी सबॉर्डिनेट ने हम्म कोई क्राइम किया, वो आपकी पर्टिकुलर जात का है, जिसका कि एसपी है, तो मैंने देखा है कि सुप्रिटेंडेंट जो है, या एसपी पुलिस हो या एसपी जेल हो, वो उसके खिलाफ एक्शन लेने में, अगर उसी की जात का है, तो बड़ा हेजिटेट करेगा, हम्म क्योंकि कास्ट के नाम पे करप्शन होती है। हम्म पर्टिकुलर कास्ट का अगर एक बैठा है, एसपी बैठा है, मैं एसपी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं उसी हिरार्की से आया हूँ। हम्म अगर पर्टिकुलर कास्ट का एसपी है, उसके नीचे वाला वो विश्वासी खाली उसी कास्ट के जो लोग होंगे, स्टाफ मेंबर होंगे, उसी के ऊपर विश्वास करेगा। हम्म और उस कास्ट के लोग जो है, उल्टे सीधे काम करेंगे, टॉर्चर करेंगे, एक्सटॉर्शन करेंगे, कमा के एसपी को देंगे। एसपी को विश्वास भी उसी के ऊपर होगा। हम्म और कभी वो पकड़े जाते हैं नीचे वाले, तो वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में आ गया है, हम्म ये सब जगह बड़ी तेजी से आग की तरफ फैल रहा है, हम्म जिसकी वजह है कि आज की डेट में आप देखो, हर एक काम में लोगों को पैसा देना पड़ता है, खासकर गरीब आदमी। हम्म छोटी छोटी जगह पे है, अपने पानी का बिल देना है, बिजली का बिल देना है, या पुलिस के पास तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सब जगह आपको पैसा देना पड़ रहा है, और उसके लिए कास्ट मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि हमारी मोरल वैल्यू जो है, वो खत्म होगी, जो कि पहले पंचायतों ने मेंटेन करके रखी हुई थी। हम्म उनके खत्म होने की वजह से आप देखें कि हम बहुत बेवजह जिंदगी जो है जी रहे हैं, जिसमें करप्शन 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 है। सर, जेलों में चलती है कि ये कास्ट सिस्टम इस तरह से कि वो गैंगस्टर या वो अपराधी इस कास्ट का है, तो उसी कास्ट उसकी कास्ट वाले उसको फेवर करेंगे या उसके पक्ष में आ जाएंगे, ऐसा चलता है क्या ऐसा जेलों में? बिल्कुल चलता है। होता है जेलों में इसीलिए तो भी? मैंने आपको बताया, मैं एसपी हम्म नाम लेके कहा है मैंने कि एसपी हम्म जेल हो या एसपी पुलिस हो, हम्म ये चलता है। क्या कैदी भी ऐसा व्यवहार करते हैं सर? जाति देख के अपना गैंग बना लेना वहां पे, देखिए, या एक जाति के एक एक इस उसमें एक ग्रुप में रहना? एक चीज तो होती है कि कुछ जातियां होती हैं जो अपने आप को सुप्रीमेसी रखती हैं। हम्म मार्शल जो कास्ट होती हैं, वो अपनी सुप्रीमेसी रखते हैं। हम्म उनको ये होता है, ये काम तो हम ही कर सकते। पहले जेलों में तो जातिवादी बहुत थी पहले पहले। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा, हम्म सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में जो है, काफ़ी जेल प्रशासन को जो है, पूरे हिंदुस्तान के जेल प्रशासन को फटकार लगाई है। हम्म उसमें क्या था? उसमें था ब्राह्मण खाना बनाएंगे। हम्म जो वाल्मीकि कम्युनिटी है, वो सफाई का काम करेंगे जेल में भी? जेल में भी। नाई जाति के हैं, वो कटिंग का काम करेंगे। भूमिहार है, वो वहाँ पे खेती का काम करेंगे। ऐसे उन्होंने किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तकड़ी इनको डांट लगाई है, कहा कि ये जाति उसका नहीं हो। जबकि हमने दिल्ली में तो ये वाली चीज़ खत्म कर दी थी। अंग्रेज देखें, ये जो चीज़ें शुरू हुई, जाति प्रथा क्यों शुरू हुई, हम्म ये अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की राजनीति अपनाई थी। और उन्होंने, हम्म क्योंकि ज़्यादातर जेल में वो बहुत पुराने हैं, प्रिजन एक्ट 1894 उनके टाइम के बने हुए हैं, तो उन्होंने ये जाति जेलों में शुरू की थी कि इस हम्म जाति वाले ये काम करेंगे, इस जाति वाले ये काम करेंगे, इस जाति वाले ये काम करेंगे। हम्म और जो मार्शल जाति हैं, वो सिक्योरिटी में भी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके का उन्होंने बनाया हुआ था। हम्म तो हमने दिल्ली में तो इस चीज़ को हटा दिया था, हम्म पर कई स्टेट में ये अभी भी था। तो उसी का नतीजा है, करीब करीब 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तकड़ी फटकार लगाई है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आपने इस चीज़ को अभी भी जो है जेल मैनुअल में रखा हुआ है। हम्म और जैसे वहां पे गैंग वॉर होता है सर, उसमें भी क्या चलता है इस तरह से कि हमारी बिल्कुल। जाति वाले को बोल दिया तो तब सारे एक वो जाति वाले भाई बंधु आ गए, ऐसा चलता है सर? उसमें तो बहुत ज़्यादा चलता है। है? कास्ट वार बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे, जेलों में धर्म वार नहीं होते कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, हम्म पर वहाँ पे एक जाति वाले दूसरे जाति वाले, खासकर गैंगस्टर्स में ये चीज़ होती है।
तो दिल्ली के तिहाड़ जेल की अगर हम जिक्र करें सर, तो वहाँ तो सारे दिल्ली एनसीआर के ही होंगे ना? तो क्या वहाँ भी इसी तरह की चीज़ें चलती हैं? दिल्ली एनसीआर में भी तो बहुत जाति है ना। हाँ, दिल्ली तो हम एनसी जो नाम किनका सुना सर, टिल्लू ताजपुरिया, नीरज बवानिया, काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई, हमने इन्हीं लोगों के नाम सुने हैं। बहुत सारे नाम हैं जिन जो आपने नाम नहीं सुने तो अच्छी बात है। हाँ। देखिए क्या होता है, जैसे मैं अभी जो आपको बता रहा था ना, पंचायत की बात कर रहा था। हुँ। पंचायत में क्या होता था, जैसे मैंने बताया था कि वो सेंश्योर करते थे जो बंदा भी अगर ये क्राइम करता था हुँ। तो उसका हुक्का पानी वगैरह बंद कर दे, तो उसके घर का हुक्का पानी बंद कर दे, कोई रिश्ता वगैरह उनके घर से कोई नहीं रखता था। हुँ। पर अब उन्होंने उसको जो है बहुत ज़्यादा इज्जत देनी शुरू कर दी है। जितना ज़्यादा बड़ा आपने क्राइम किया होगा हुँ। उतनी बड़ी आपकी इज्जत आपको मिलेगी। जैसे आप तिल्लू तेजपुरिया का आपने सुना होगा, हुँ। जब उसका मर्डर हुआ था जेल में, तो पूरा का पूरा गांव जो है उसको उसको क्रिमेशन ग्राउंड तक गया था। हुँ। जब तिल्लू तेजपुरिया ने किया तो मर्डर ही था ना, मर्डर के उस पे तो था वो। हुँ। तो जो पंचायतें हैं हमारी, हुँ। उन्होंने इसको इतनी रिस्पेक्टेबिलिटी दे दी है। उसका नतीजा ये है कि जो प्रिजनर हैं ये अपने गांव का नाम साथ लगाते हैं, जो हुँ। आपने अभी हुँ। नाम हुँ। लिए हैं। हाँ। नहीं तो गांव का नाम लगाने क्या है, कोई आपने कोई बड़ा फ्रीडम फाइटर तो हो नहीं कि आप अपने गांव का नाम लगा रहे हो। हुँ। पहले क्या होता था कि कुछ एक जातियों में अपने गांव का नाम पीछे लगाते थे दिखाने के लिए कि हम इस गांव के हैं, हुँ। है ना। उस गांव का नाम ऊंचा करने के हुँ। लिए वो हुँ। हुँ। करते थे। पर आज की डेट में आप काम तो ऐसे कर रहे हो, पर आप अपने गांव का नाम लगा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको आपके गांव वाले इज्जत दे रहे हैं, इसीलिए आप गांव का नाम लगा और रहे हो। ज़्यादातर गैंगस्टर्स के नाम के पीछे सर मैंने तो गाँव का नाम ही देखा है। गाँव का नाम जो होता है, जैसे आपने एक दो हुँ। नाम और हुँ। भी हुँ। लिए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें उसने अपनी जाति लगा रखी। जाति तो जरूर लगाते हैं, हुँ। जाति और गांव। मतलब एक हुँ। गांव है जैसे उसमें सारे के सारे एक जाति के लोग रहते हैं, हुँ। तो वो अपने गांव का नाम लगा रहा है हुँ। ताकि बताने के लिए कि मैं इस जाति का हूँ। हुँ। अच्छा, तो जेल में ये कास्ट सिस्टम भी चलता है कि जैसे कि कोई नया-नया कैदी गया है वहाँ पे और वो उसी जेल में कोई उसी जात का कोई बड़ा गैंगस्टर है, तो क्या वो बहुत सहज होगा उसके गैंग को चुनने के लिए और क्या चुनते भी हैं ऐसे? हाँ, ये हो सकता है। देखो, अगर जेल सुप्रिटेंडेंट जो है अगर कानून के हिसाब से नहीं चल रहा, हुँ। तो अगर किसी एक जात का बंदा गया है हुँ। और वहाँ पे कोई उस जात का जो है कोई गैंगस्टर वगैरह बैठा है, हुँ। तो अगर उसको बचाएगा नहीं जेल सुप्रीडेंट, हुँ। क्योंकि सबसे पहली ड्यूटी जेल सुप्रीडेंट की होती है कि वो हैबिचुअल प्रिजनर हैं, हुँ। उनको जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उनको अलग करके रखना ताकि एक दूसरे कंटेक्ट में ना आए। हुँ। तो अगर जेल सुप्रिटेंडेंट ही एक करप्ट आदमी है जो कि हुँ। चाहता नहीं कि जेल मैनुअल के हिसाब से चलें, तो उसमें पक्की बात है कि जब गैंगस्टर देखेगा कि हुँ। उसके गांव का बंदा आ गया, उसके गांव का बंदा आ गया या उसकी जाति का बंदा है, हुँ। तो वो पक्की बात है जेल सुप्रीटेंडेंट कहेगा भैया इसको या तो मेरे पास भेज दे, हुँ। हम इसको रख लेंगे, जो वीआईपी ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं ताकि उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, नहीं तो उसको जो है जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट दे। हुँ। तो जब उस बंदे को पता लगेगा कि इसको वीआईपी ट्रीटमेंट फलां फलां गैंगस्टर की उससे मिले, तो नेचुरली वो अट्रैक्ट होगा उसके लिए, हुँ। और कल को उसको जरूरत पड़ेगी तो वो उसके लिए काम करेगा। बहुत हुँ। बार तो क्या होता है कि वो गरीब है, हुँ। उसी जाति का है, गरीब है, तो गैंगस्टर ने उसकी बेल करवा दी। हुँ। बेल करवा दी उसके लिए तो सबसे बड़ा ही यही होता है, उसको दूसरा जीवन दान मिल गया। अगर उसको बेल उसकी हो गई है हुँ। तो बाहर जाएगा तो नेचुरली उसके लिए काम, उसका मैसेज इधर उधर से उधर पहुंचाना, उसको उसके लिए जेल में जो है खाना लाना है, कुछ और चीज़ें करनी, सब उसके उसके लिए काम करेगा वो। हुँ। और गैंग फिर ऐसे ही बढ़ता चला जाता ऐसे ही है। गैंग बढ़ता जाता है। हुँ। कई बार तो इसको कहते हैं ना, जेल जेल जो है, कई बार हुँ। जेल को कहते हैं कि ये क्राइम का अड्डा है। हुँ। कई बार ये क्राइम का अड्डा बनते हैं, पर इसको जेल को होना चाहिए रिफॉर्मेशन का अड्डा। हुँ। वो तभी हो सकता है जब आपका बॉस जो है एक एक्सपर्ट है, एक उसको पता है मेरी ड्यूटी क्या है, हुँ। तब वो रिफॉर्मेशन ग्रह हो सकता है। अगर बॉस को यही नहीं पता होगा उसकी ड्यूटी क्या है, उसको खाली उसका एम है पैसा कमाना, तो जेल जो है फिर ये एक क्राइम का एक
संरक्षक गृह जो है बन जाएगा। और जैसे जेल में सर गैंग वॉर ये ऐसे किस तरह से होता है, उनके पास हथियार किस तरह से आते हैं और अमूमन किन बातों को लेके झगड़ा रहता है? बात जो होती है वो ये होता है कि अपनी नाक ऊपर रखनी है। ये अच्छा, जेल में हमेशा, भी? हाँ, एक गैंग दूसरे गैंग को नीचा दिखाना चाहता है हम्म ताकि बाहर जो जनता है उसको ये मैसेज जाए कि इसकी जेल में चलती है, उसकी उसने जेल में नहीं चलने दी, तो इसके लिए उसको पैसा देना पड़े, कुछ भी करे वो करता है। हम्म जो आपस में झगड़ा करते हैं वो नाक का ही चक्कर होता है। जो आपस में झगड़ा करते हैं वो चाहता है कि जो मैं चाहूँ जेलर वही काम करे, दूसरा गैंग वाला भी चाहेगा कि जो मैं चाहूँ वो जेलर काम करे। ठीक है, जो जेलर एक न्यूट्रलिटी बना के अपना जेल चला लेता है वो तो ठीक है। जहाँ पे उसने न्यूट्रलिटी नहीं बना के रखी तो उसमें फिर आपस में झगड़ा होगा ही होगा। अगर आपस में झगड़ा होगा, जो आप कह रहे हैं हथियार वगैरह ये नहीं कि उसको बाहर से चाकू वगैरह लाना है या कुछ और करना है। हथियार क्या होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया पहले कि जेले में जो है इसमें जगह जगह आयरन बार्स होती हैं। किसी ने अगर आयरन बार को तोड़ लिया तो सरिये से जो है इतना बढ़िया वो एक हथियार बन जाता है, उससे आप किसी को भी जो है कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हो। ज़्यादातर जो है इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के। ये जो जैसे हम सोचते हैं कि जैसे चाकू हो गए ये हो गए, सब वो नहीं होते। इम्प्रोवाइज्ड उन्होंने वहीं सरिया तोड़ के, वहीं कुछ पन्नी वगैरह तोड़ के या कुछ उसको तेज करके वहीं पे इम्प्रोवाइज्ड वे में उन्होंने वेपन बनाए होते हैं। और अगर कोई इनोसेंट जेल में जाता है सर तो उसकी क्या पूरी संभावना रहती है कि अपराधी बनने की? हाँ, संभावना रहती है, पर उसमें वही है, मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं उनको बिल्कुल अलग करके रखना होता है हैबिचुअल प्रिजनर से। और अगर आप किसी प्रलोभन के उसमें या आप उनको अलग नहीं कर पा रहे तो उसमें संभावना होती है पूरी कि वो क्रिमिनल बन के निकलेगा बाहर। सर आपने आपके करियर में कितनी फांसियां देखी है सर? मैंने अपने करियर में 8 फांसियां देखी 8? हैं। मैंने 81 में, हम्म मई 81 में मैंने जेल को ज्वाइन किया था। हम्म तो सबसे पहली जो फांसी मैंने 82 में देखी थी, रंगा बिल्ला की देखी थी। हम्म उसके बाद जो अगली फांसी देखी वो देखी मोहम्मद मकबूल भट्ट की, जो कि कश्मीरी सेपरेटिस्ट एक लीडर थे। तीसरी फांसी मैंने देखी करतार सिंह उजागर सिंह, जो कि उस टाइम पे बड़ा मशहूर एक विद्या जैन मर्डर केस था, जिसमें कि डॉक्टर जैन, जो कि एक इंडिया के बहुत अच्छे आई स्पेशलिस्ट में था, उसने अपनी बीबी का, विद्या जैन का, मर्डर करवाया था लोगों को हायर करके। तो जिनको हायर किया था उनका नाम करतार सिंह उजागर सिंह था। तो इसके बाद मैंने जो अगली फांसी देखी, जो इंदिरा गांधी के किलर थे सतवंत सिंह और केयर सिंह, उनकी फांसी देखी। और लास्ट फांसी जो 8वीं फांसी थी वो मैंने देखी अफजल गुरु की। तो 8 फांसियां देखी हैं मैंने। तो मेरी किताब का नाम ब्लैक वारंट भी इसीलिए है क्योंकि जब भी किसी को फांसी मिलती है उससे पहले कोर्ट से ब्लैक वारंट इशू होता है। उसको ब्लैक वारंट इसलिए कहते हैं कि उसका ब्लैक हाशिया होता है और एक मेंटेलिटी होती है ना कि ये ब्लैक एक्ट है ना। हम कोई भी लॉ जो अच्छा नहीं होता हम उसको ब्लैक लॉ कहते हैं। तो एक मेंटेलिटी होती है कि ब्लैक वो है, तो इसलिए उसको ब्लैक वारंट कहते हैं। तो ब्लैक वारंट जब इशू हो जाता है तो उसके आजकल जो लॉ है उसके हिसाब से 15 दिन के अंदर अंदर उसको जो है फांसी पे लटकाना होता है। सर रंगाबिल्ला को शायद जब फांसी दी गई तो बच गए थे उनमें से, दोनों में से कोई एक शायद? हाँ, इसमें क्या होता है देखें कि जब फांसी दी जाती है, फांसी घर जो है आपने शायद देखा नहीं होगा, फांसी घर जो होता है एक 7-8 फीट का कमरा होता है। कमरे की छत के ऊपर फट्टे रखे हुए होते हैं। वो फट्टों के ऊपर फांसी का फंदा लटका हुआ होता है। तो जैसे ही जिसको फांसी देनी होती है उनको फट्टे पे खड़ा किया जाता है और फांसी का फंदा गले में डाल के, जो फट्टे होते हैं जो कि 8 फीट छत के नीचे होते हैं, तो झटके से फट्टे को हटा दिया जाता है, लीवर से हटा देते हैं, उसे एकदम झटके में जाके वो नीचे चले जाते हैं। लगभग जो कैदी होते हैं एकदम मर जाते हैं।
पर कई बार क्या होता है कि अगर आपका कोई कैदी बड़ा पतला है, हम्म उसने सांस वगैरह रोक ली, हम्म तो उसके चांसेस होते हैं कि वो जिंदा बच जाए। तो ऐसी रंगा बिल्ला की जो बात है, उसमें जो रंगा थे, हम्म एक तो हमेशा वो रंगा खुश कह के एक पिक्चर का डायलॉग था, वो हम्म बोल के वो खुश रहता था। देखो मेरे को ना कई बार बड़ी हैरानी होती है कि जेल के अंदर भी आदमी खुश रहने के जो है तरीके ढूंढ लेता है। अब हम्म चार्ल्स सोबराज का मैंने अपनी किताब में लिखा है हम्म कि उसको लेडी विजिटर्स बहुत आती थी। जब भी लेडी विजिटर्स आती थी तो वो टाई वगैरह कोट पैंट वगैरह पहन के उनको मिलने के लिए जाता था। मतलब देखो एक जज्बा, जेल के अंदर भी जाके एक जीने का जज्बा है। ऐसे बहुत लोग देखे हैं, लीडर देखे हैं जो बड़े कुर्ते पजामे प्रेस करके पहन के जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही रंगा जो था, उसको डेथ सेंटेंस थी, पर वो रंगा खुश कह के अपने आप को खुश रखता था। जो प्रिजनर होते हैं उनको बिल्कुल ऐसा जेल में ट्रीटमेंट देते हैं जैसे, क्योंकि जेलर जो होता है, जेलर जो है होस्ट है कानून के हिसाब से, और जो प्रिजनर है वो गेस्ट है। जब होस्ट और गेस्ट वाला आपका रिलेशनशिप है तो नेचुरली आप अपने गेस्ट को तो देखेंगे ना, कोई तकलीफ ना हो। तो हम उनके साथ खेलते भी हैं, कई बार खाना भी इकट्ठे खाते हैं। सारे त्यौहार वगैरह जो भी हमारे होते हैं हिंदुस्तान के, सारे हम इकट्ठे मिलाते हैं, मिल के उसको मनाते हैं। तो इनके साथ भी हम खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। तो रंगा का था हमेशा खुश रहता था, पर वो ये कहता था मैं बिल्ला की वजह से मैं जेल में हूँ, क्योंकि बिल्ला ने ही उसको मर्डर करने के लिए उसकाया था। तो खैर जो हम उस चीज़ में तो पढ़ते नहीं, जब कोर्ट ने उसको कन्विक्शन दे दिया तो उसमें तो हम ज़्यादा वो नहीं बीच में पढ़ते। तो वो हमेशा खुश रहता था। तो उसने क्या हुआ कि शायद हम जो सोच रहे हैं कि जैसे उनको लटकाया, हमारा कानून ये कहता है कि जैसे आप लटकाते हैं 2 घंटे बाद डॉक्टर आएगा और वो सर्टिफाई करेगा कि मर गया है। तो जब 2 घंटे बाद डॉक्टर आया, उसने देखा बिल्ला तो मर गया था। उसने बिल्ला का सर्टिफिकेट दे दिया कि ये मर गया, इसकी लाइफ एक्सटिंक्ट हो चुकी है। उसने जब रंगा को देखा, रंगा का उसने कहा कि अब इसमें लाइफ है। तो हुआ ये होगा कि रंगा बड़ा लीन उसका स्टेचर का था, पतला सा था। तो उसने अपना सांस वगैरह जैसे रोक लिया हो, तो जब नीचे गिरा, उस मतलब बॉडी नीचे फट्टे वगैरह हटाए तो बॉडी नीचे गिरी। उस सांस वगैरह रोकने से क्या होता है कि जो आपने सांस रोकी हुई होती है, तो वो फिर दोबारा अपना रास्ता बना लेती है। तो उससे आपकी नब्ज फिर चलनी शुरू हो जाती है। तो उसका जब ये देखा, जब डॉक्टर ने उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया कि लाइफ एक्सटिंक्ट हो गई है, तो उसमें फिर हमने उसकी टांग खींच के जो है, क्योंकि कोर्ट ने तो ये डायरेक्शन दी हुई थी कि उसको जब तक मरता नहीं आपने लटका के रखना है। मरना तो उसको है ही, क्यों बेचारे को ज़्यादा टॉर्चर करें, इतनी देर उसको लटका के रखें। तो उसकी टांग खींच के हमने, उसका कोई प्रोविशन नहीं था कि आप ये नहीं कर सकते, तो टांग खींच के उसको जो है वो मारा। और जैसे कोई जब मालूम चलता है कि ये उनका आखिरी समय है, अंतिम इच्छा ऐसे सच में ही पूरी की जाती है क्या उनकी सर? देखिए अंतिम इच्छा कुछ भी वर्ड नहीं है, कोई अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती। अच्छा। खाली जो होती है अंतिम इच्छा जो बात कर रहे हैं, वो तो कोई कोई प्रिजनर ये नहीं कहेगा मैंने ये बटर चिकन खाना है या मैंने मीट खाना है, ये तो कोई कोई नहीं कहेगा। पर जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वो गलत इंटरप्रेट करते हैं। अंतिम इच्छा का मतलब होता है कि एक मैजिस्ट्रेट आता है जब डेथ सेंटेंस होती है, जब डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट होती है, तो उस टाइम पे सुपरिटेंडेंट जेल होता है वहाँ पे, प्लस एक मैजिस्ट्रेट होता है, डॉक्टर होता है, और जेल का स्टाफ होता है। डिप्टी सुपरेंट हो गए, मैं लॉ ऑफिसर था इसलिए मुझे बुला लेते थे। तो वहाँ पे होते हैं, है ना। तो जो मैजिस्ट्रेट होता है वो उससे खाली ये पूछता है कि तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है बाहर जो तुम किसी को के नाम पे करना चाहते हो, तो मैजिस्ट्रेट को पावर होती है कि उसकी जो विल जो है वो रिकॉर्ड करके उसके घर वालों को दे दे। वो विल लीगली वैलिड होती है किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। किसी के पास मूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी का इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसकी विल कर सकते हैं। खाली विल के पर्पज के लिए मैजिस्ट्रेट इसको रिकॉर्ड करता है। कोई अंतिम इच्छा वो वाली बात नहीं ऐसा होती। नहीं होता। हाँ, और ये क्या उनको बता दिया जाता है कि आप 2-3 दिन बाद इस दुनिया से जाने वाले हैं?
हाँ, ये अब कानून है, 15 दिन पहले बता देते तो उनको किस तरह से ले जाया जाता है सर? फ़िल्मों में तो दिखता है काला-सा कपड़ा ढक देते हैं, हैं। है ना? हाँ, नहीं ये है, फ़िल्मों में जो दिखाते हैं कुछ चीज़ें ठीक दिखाते हैं, कुछ गलत होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप उनको उस पे लेके जाते हैं, तख्ते पे लेके जाते हैं, तो तख्ते पे खड़ा कर देते हैं, फिर काला कपड़ा उनको जो है मुँह पे डाल देते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि जब आप फांसी देते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, आँखें कइयों की बाहर आ जाती हैं, हुँ, जीभ जीभ तो बाहर आती है, और भी कई चीज़ें होती हैं, बड़ा भयानक हुँ, शक्ल बिगड़ जाती है। हुँ, तो उसी चीज़ को छुपाने के लिए कपड़ा, काला कपड़ा जो है डाला जाता है। हुँ। अच्छा, इस दौरान आपने देखा सर कि कोई रोया हो, किसी ने अपने जुर्म पे, अपने गुनाह पे बहुत अफ़सोस फ़ील किया हो, पश्चाताप फ़ील किया हो किसी ने? देखिए क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से हैं। अगर टेररिस्ट हैं, हुँ, वो तो शायद पश्चाताप नहीं करेगा, उसको पता है अगर उसने पश्चाताप किया, हुँ, तो उसकी जो बाहर जो है जाके मार्केट वैल्यू बढ़ने वाली है उसके हुँ, एग्जीक्यूशन के बाद वो नहीं बढ़ेगी। हुँ, तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या क्राइम किया है। जैसे रंगा बिल्ला का मैंने नाम लिया है, हुँ, तो ये पश्चाताप कर रहे थे, हुँ, पर इनका ये था कि वो रंगा कह रहा था बिल्ला की वजह से वो लटक रहा है, बिल्ला कहता था मैं रंगा की वजह से लटक रहा हूँ, तो एक हुँ। दूसरे के ऊपर डाल और रहे थे। इंदिरा गांधी जी के हत्यारे, क्या वो भी पश्चाताप वाली श्रेणी में हम उनको मान सकते हैं? नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि जो हुँ, टेररिस्ट होते हैं, वो हुँ, पश्चाताप नहीं करते। अगर वो पश्चाताप करते, इंदिरा गांधी के किलर, तो उनको जो शहीद का दर्जा दिया हुआ है, तो शहीद का दर्जा ना मिलता ना, उनके घर वालों को जो पेंशन मिलती है, वो ना मिलती। तो इसलिए टेररिस्ट लोग जो होते हैं, या टेररिज्म के जो क्राइम में होते हैं, जो धर्म के टेररिज्म पे क्राइम करते हैं, वो जनरली पश्चाताप नहीं करते, ताकि अगर मन में उनके पश्चाताप होता भी है तो ऊपर से नहीं बोलते, हुँ, ताकि जो है जो उनको वो बाहर से उनका जो पैसे आने हैं, जो उनके घर वालों को पैसे मिलने हैं, क्योंकि उनको प्रलोभन होता है तभी तो ये क्राइम करते हैं वो। हुँ, तो जो उनको होता है कि जो उनको पैसे मिलने हैं, उनके घर वालों को जो भी फैसिलिटी मिलनी है, वो मिलती रहे, इसलिए वो पश्चाताप नहीं करते, ऊपर से नहीं करते। हुँ, बाकी गरीब लोग होते हैं वो तो पश्चाताप करते हैं। कतार उजागर सिंह को मैंने देखा था, बेचारे कैसे रो रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने 500 रुपए के ऊपर जो है ये मर्डर किया था, और जिन्होंने मर्डर करवाया, जिन्होंने 500 रुपए दिए थे, वो तो छूट के बाहर चले गए और हमें आप लटका रहे हो। हुँ, तो वो देखा। रंगा बिल्ला का मैंने आपको बताया कि वो पश्चाताप कर रहे थे। तो ये लोग तो करते हैं। हुँ, तो डिपेंड करता है कि आपने क्या क्राइम किया। हुँ। फांसी या तो बहुत जघन्य अपराध पर मिलती है भारत में या फिर गरीबों को? देखिए क्या होता है, मैं फांसी के हमेशा खिलाफ रहा हूँ, हुँ, हमेशा। हुँ, क्यों खिलाफ रहा हूँ कि ज़्यादातर जजेस जो होते हैं, वो इस पे एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, हुँ, उसमें आगे फांसी की सज़ा दी जाती है। हुँ, या ऐसे लोग होते हैं जिनको कि जिनको कि लीगल एड ठीक तरीके से नहीं मिली होती, ऐसे लोग होते हैं जिनको फांसी की सज़ा दी जाती है। हुँ, अब आप देखें ना, वो अपने निठारी का केस, कितना बदनाम केस था निठारी का, हुँ, जिसमें कि पता नहीं कितने बच्चों की, बच्चियों की जान ली, उनको रेप किया, कितना, और लाश कैसे फेंक दी थी। अब उसमें दोनों जो है शायद अब बाहर हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा वकील कर लिया था। हुँ, इवन दो पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था उस निठारी वाले कांड में, हुँ, पर वो बाहर हैं क्योंकि उन्होंने वकील अच्छा कर लिया था। हुँ, और जो गरीब लोग हैं, जैसे मैंने आपको करतार उजागर सिंह का बताया, या दूसरे लोग हैं हुँ, हुँ, जो अपनी लीगल एड ठीक तरीके से नहीं कर पाते, वो लटक जाते हैं। तो हुँ, इसलिए मेरे हिसाब से जो है फांसी की सज़ा होनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि फांसी जो है रेयरेस्ट इन रेयर केसेस मिलती है। अगर आपकी सेशन कोर्ट ने 10 केसों में फांसी दी होगी, तो एक में जाके मिलती है, सुप्रीम कोर्ट एक में अप्रूव करती है। हुँ, पर मेरे हिसाब से फांसी की सज़ा होनी नहीं चाहिए। जैसे यूएसए वगैरह में जाएँ या और कंट्री में, जो डेवलप कंट्री हैं, हुँ, वहाँ फांसी की सज़ा नहीं है। वहाँ हुँ, पे क्या है, 15 साल, 20 साल, 25 साल ऐसे सज़ा देते हैं। 30 साल, 40 साल, 50 साल। तो यहाँ पे उस तरीके की होनी चाहिए, ताकि जो है, जो कि डेटरेंट है। अब आप देखें, सबको पता है हुँ, कि अगर हम मर्डर करेंगे किसी का,
तो हमें फांसी की सज़ा हो सकती है। फिर भी मैंने आपको बताया कि मर्डर के सबसे ज़्यादा प्रिजनर जेल में हैं, सबसे ज़्यादा प्रिजनर मर्डर के हैं। सबको पता है कि अगर हम रेप करेंगे तो हमको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, पर फिर भी इतने रेप होते हैं। तो खाली आपने डेथ सेंटेंस रख दी वो काफ़ी नहीं है। आपको गाज करना चाहिए कि कितनी सजा इसमें होनी चाहिए, सारा रीअसेसमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपको फांसी की सजा ना देके उसको 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितनी भी सजा जैसे और यूरोपियन कंट्री में होती है वैसी सजा होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता कि 25-25 साल तक आपका चोरी का केस चल रहा है या 6-6, 7-7 साल तक मर्डर का केस चल रहा है या रेप का केस चल रहा है। कहीं ऐसा नहीं होता, पर ये हमारे यहाँ होता है क्योंकि हमारे यहाँ इन्होंने कोई बंदिश नहीं लगाई हुई कि आपने ये ट्रायल इतनी देर में ख़त्म करना है। जिस दिन आपने बंदिश लगा दी, आपने कानून ऐसा बना दिया कि जिसमें बंदिश लगा दी कि ये वाला ट्रायल इतनी देर में ख़त्म होगा। जैसे मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था जस्टिस कुलदीप सिंह के टाइम पे, एक जजमेंट हुई थी जिसमें था कि जैसे चोरी का केस है 1 साल में ख़त्म होगा, डकैती का केस है 2 साल में ख़त्म होगा, रेप का केस है वो 2 साल में ख़त्म होगा, मर्डर का केस है 3 साल में ख़त्म होगा। ऐसे उन्होंने बंदिश लगाई थी। पर आज की डेट में पता नहीं क्या बात है, किसी जुडिशियल ऑफिसर को ये बंदिश लगाना जो पसंद नहीं है। उसका नतीजा ये हुआ, जो जस्टिस कुलदीप सिंह ने, सुप्रीम कोर्ट के जड़े बहुत माने हुए जज थे, उनकी जजमेंट फिर एक बड़ी बेंच ने उसको ओवर रूल कर दिया। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि जब तक आप एक समय सीमा निर्धारित नहीं करते हर एक क्राइम के लिए कि जिसमें उसका क्राइम का ट्रायल ख़त्म हो जाएगा, मैं ट्रायल की बात कर रहा हूँ, ट्रायल का आपने अगर समय सीमा बांध दी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो अपने आप समय सीमा से हो जाता है। तो आपने एक बार समय सीमा बांध दी तो आप देखोगे कि आपके यहाँ जो क्राइम होना जो है बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि सबको कानून की व्यवस्था पे विश्वास होगा। अभी क्राइम क्यों होता है ज़्यादा, क्योंकि उनको क्राइम की जो कानून की व्यवस्था है उसके ऊपर जो है उनको विश्वास नहीं है। उनको पता है आज ट्रायल शुरू हुआ है तो हम अच्छा वकील कर लेंगे, वो 10 साल चलता रहेगा। जब तक ये वाला इम्प्रेशन ख़त्म नहीं होता तब तक जो है हमारे यहाँ ये जो इसकी जो लॉ एंड ऑर्डर जो है इसकी सिचुएशन क्रिटिकल रहेगी। मैं आपको और बताता हूँ इसका। जब मैंने जेल ज्वाइन किया था 81 में, उस टाइम पे 55% जेलों में अंडर ट्रायल थे और 45% कन्विक्ट होते थे। इसका मतलब जो केसों का डिस्पोजल है वो स्पीड से हो रहा था। आज की अगर आप स्टैटिस्टिक उठा के देखो, आज की डेट में करीब करीब 80% तक जो है अंडर ट्रायल है और 20% कन्विक्ट है। जब 55% कन्विक्ट होते थे, सुप्रीम कोर्ट ने इतने स्ट्रिक्चर पास किए थे कि 55% बहुत ज़्यादा नंबर है अंडर ट्रायल का। अंडर ट्रायल मतलब आपने केस का डिसाइड नहीं किया इसलिए अंडर ट्रायल ज़्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतने स्ट्रिक्चर पास किए थे, इतनी सारी डायरेक्शन पास की थी, जिससे कि हम सोचते थे, तब सोचते थे कि अब हमारा सिस्टम बड़ा अच्छा हो जाएगा। पर डे बाय डे हमारा सिस्टम सुधरने के बजाय जो है बिगड़ता ही जा रहा है। 76% अंडर ट्रायल होना किसी उसमें, ये आपकी जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर बहुत सैड कमेंट्री है। और सर कई तो मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने उम्र गवा दी, उम्र खपा दी और तब कहीं जाके वो बरी हुए हैं। हाँ देखो, उनको कोई उम्र नहीं लौटा सकता। ये भी बड़ी अनफॉर्चुनेट बात होती है कि आप 8 साल 10 साल तक आपका ट्रायल चलता रहा, उसके बाद आपको छोड़ दिया, है ना। कितनी अनफॉर्चुनेट, जो उसको कौन देगा? 8 साल सम्मान सब खत्म हो और गया। हमारा समाज जो है देखो क्या है, ऐसा डरपोक समाज है हमारा। अगर कोई बाहर जाता है, बाहर जाके भी अपनी रिवॉल्वर लेके चलता है, असला लेके चलता है, उसको तो सलाम मारेंगे। कोई ये नहीं उसको कहेगा कि तू तो जेल में रह के आया है, तेरी क्या इज्जत है, तू हमारे हाथ से आंख कैसे मिला रहा है। पर कोई गरीब होगा जो जेल में, जिसने क्राइम किया नहीं होगा, जेल में रहा है, उसको एकदम
बड़ी नेगेटिव एटीट्यूड से दिखा रहे ये तो जेल में रह के है, ये तो जेल में रह के है। उस बेचारे के लिए रास्ता हो जाता है या तो सुसाइड कर ले या फिर वो भी बिगड़ जाए। तो हमारे समाज का जो नकारात्मक जो एटीट्यूड है प्रिजनर्स के लिए, ये बड़ा घातक है, बहुत घातक है, और ये क्राइम को और ज़्यादा पैदा कर रहा है। सर, इंदिरा गांधी जी के हत्यारे जेल में वो किस तरह से रहते थे, और जब दूसरे लोग क्या उनसे उनसे बात करते थे तो वो किस तरह की टिप्पणियां करते थे? देखिए, इंदिरा गांधी के हत्यारे की आप बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि उनको ये था, एक तो ये था कि वो बाहर उनको जो है कुछ समुदाय के लोग हैं जो, कुछ सभी नहीं, जो कि उनको शहीद का दर्जा देंगे, वो मिल भी गया। उनको उस समय कॉन्फिडेंस था जेल में हाँ इस हाँ, तरह वो तो का? उनको लोग मिलते रहते हैं ना, घर के लोग हाँ। आते हैं मिलने के लिए, वो बता देते हैं तुम्हारी समाज में बड़ी इज्जत बन रही है कि लोग, कुछ लोग जो है तुम्हें शहीद का दर्जा देंगे देंगे और हमें पेंशन मिलनी शुरू होगी। वो तो घर वाले मिलने आते हैं ना, वो तो बता देते हैं। तो इसलिए जो आप पार्टिकुलर इस केस की बात कर रहे हैं कि उनको एक बात में तो था कि हमारे घर वाले जो है बड़ा सुख चैन से आगे रहेंगे। तो देखो, जान हर एक को प्यारी होती है, टेंशन तो होती है मेरा क्या होगा क्या होगा, वो टेंशन उनको भी थी। आखिर तक थी वो टेंशन? टेंशन, हाँ, टेंशन जिसको भी मौत की सजा हो रही होती है, टेंशन तो उसको होती है। सर, अफजल गुरु के एक अफजल गुरु के बारे में मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रही थी, तो कहीं पर मैंने पढ़ा कि अफजल गुरु ने एक टिप्पणी की थी या कहा था कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं सिस्टम के करप्टेड लोगों को ख़त्म करने आया हूँ। कुछ इस तरह की बात कही हाँ, थी? उसने जब उसको फांसी दे रहे थे, तो फांसी देने उससे फांसी देने में भी टाइम था, तो हम जैसे बात कर रहे थे आपस में, तब उसने ये वाली टिप्पणी की थी। उसने ये वाली टिप्पणी की थी कि मैं तो कई एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ था, मैं चाहता था कि हिंदुस्तान से करप्शन को मैं कुछ हेल्प कर सकूं भगाने के लिए, पर मैं इस ट्रैप में फंस गया जिससे कि मुझे मौत की सजा मिल रही है। वैसे वो काफ़ी पढ़ता लिखता था। हाँ, पढ़ता लिखता था। उसका मेरे को तो जान के बड़ी हैरानी हुई कि उसका बेटा जो है एमबीबीएस कर रहा था। उसने यही कहा कि अगर मैं टेररिस्ट मेंटेलिटी का होता तो मैं अपने बेटे को एमबीबीएस करवाता। तो ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा क्यों करने पर मजबूर हुआ वो, या फिर क्यों किया? देखिए, इसके ऊपर वो तो जो कोर्ट की कचहरी की जो उसमें जजमेंट्स वगैरह उसमें जो भी आया हुआ है, पर उसका ये कहना था कि मैं ट्रैप हुआ हूँ इसमें, मैं ट्रैप हुआ, मुझे ट्रैप किया गया, कोई मैं आतंकवादी नहीं हूँ। और जो निर्भया केस में जो दोषी रहे सर, अब उनको आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया उस समय, तो जो रेपिस्ट लोग हैं उनकी मेंटेलिटी किस तरह की होती है? क्या उनके भीतर पश्चाताप रहता है, या क्या सोचते हैं वो? देखिए, रेपिस्ट का होता है कि जब पकड़े जाते हैं तो पश्चाताप तो रहता ही है। उनको पश्चाताप होता है कि वो उन्होंने गलत काम किया तभी वो जेल में आए हैं, है ना? तो पश्चाताप रहता है इनको। जो दूसरे प्रिजनर होते हैं वो भी उनको ठीक निगाह से नहीं देखते, वो भी कहते हैं, क्योंकि उनकी जो दूसरे क्रिमिनल हैं उनका भी बहन बेटियां होती हैं, तो वो भी उनको ठीक तरह से निगाह से नहीं देखते, कब्र पिटाई भी इनकी हो जाती है। स्पेशल जो रेपिस्ट होते हैं उनके साथ? हाँ, उनके साथ पिटाई वगैरह भी हो जाती है। तो ये इनके साथ भी, जो निर्भया वाले आपने कहे, इनके साथ भी हुआ, पिटाई वगैरह इनकी हुई। और देखिए, आपको मज़ेदार बात बताता हूँ, जेलों में ना एक हिरार्की होती है। जिसने मर्डर किया होता है वो तो बड़ी सिर उठा के ऊपर चलता है, मैंने मर्डर किया, मैंने कोई कुत्ते बिल्ली को नहीं मारा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरे होते हैं, जो डकैत वगैरह होते हैं, उनको भी इतना पश्चाताप नहीं होता, वो भी कहते हैं डकैती मारी है, मुकाबला करके हमने ये किया है, ठीक है। उसके बाद जो चोर होते हैं वो दबके रहते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं वो मुंह नीचे करके चलते हैं। तो जेल में भी ये वाली चीज़, या जो गैंगस्टर होते हैं वो भी बड़े अकड़ के मटक मटक के चलेंगे। तो जेल में भी एक हिरार्की होती है जिसके हिसाब से चलते हैं। और आपको हैरानी होगी सुन के
कि मर्डरर लोग जो जेल ज़्यादातर जो चलती हैं उसमें जो मर्डर लाइफ कन्विक्ट जो होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है जेल को स्मूथ चलाने में। जेल की सिक्योरिटी के लिए जेल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मुलाकात हो रही है, लीगल एड होगी, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे सर? अब जैसे कोई लाइफर है तो इनको इनको नंबरदारी का एक दर्जा जो है दिया जाता है। नंबरदारी मीन्स कि आपको पब्लिक सर्वेंट बना दिया। जो नंबरदार होते हैं उनको जेल में सिक्योरिटी की ड्यूटीज पे भी इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे जेल के अंदर डिसिप्लिन बना के रखना होता है तो इनको उन ड्यूटी पे लगा के रखा जाता है। मैं आपको अपना बताऊं, जब मैं जेल में असिस्टेंट सुपरेंट जब मेरी भर्ती हुई थी तो सिपाही तो आप हर एक को दे नहीं सकते, तो हमारे साथ ये कैदी होते हैं, कैदी नंबरदार होते हैं जो हमारी सिक्योरिटी करते हैं। और जो कैदी भी दूसरे कैदी होते हैं, जो शरारती कैदी होते हैं, वो स्टाफ से इतना नहीं डरेंगे जितना इनसे डरते हैं, नंबरदारों से। तो जो नंबरदार लाइफ कन्विक्ट होते हैं इनका इसमें भी होता है। फिर आगे जितनी भी इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, खाना बनाने की ड्यूटी है, जो दूसरे कैदी होंगे जो खाना बना रहे हैं, चोर हो गए, डकैत हो गए, दूसरे जो भी हैं, वो लोग स्टाफ से इतना नहीं डरेंगे जितना इनसे डरेंगे। ये कैदियों के सरपंचों से। हाँ, सरपंचों से, क्योंकि उनको पता नहीं तो पिटाई लग जाएगी। साथ में उनको ये पता होता है कि क्योंकि हर एक कैदी को जो है जब जेल में होता है उसको होता है कि जेल से जल्दी कैसे निकलेगा। तो उसके लिए उसका अगर कंडक्ट अच्छा होता है और काम अच्छा कर रहा होता है तो उसको अगर 1 साल की कैद हुई है तो उसको 4 महीने तक सजा में कटौती हो सकती है, जिसको रेमिशन कहते हैं। तो हर एक कैदी को होता है कि मेरे को रेमिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसलिए एक तो डंडे का डर होता है कि जो उम्र कैदी उनके ऊपर वो करेंगे, और दूसरा होता है रेमिशन अर्न करने का, जिससे कि जेल में बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चलती है। और सर जैसे निर्भया के दोषी जेल में थे तब, तो उनको उसी निगाह से देखा जाता, जिस निगाह से उनको ये पूरा समाज देख रहा था। बिल्कुल, कि कैसा कुकृत्य किया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है, आप जैसे आपको मैंने बताई रंगाबिला की बात की है, रंगाबिला के टाइम पे भी उन्होंने जो कुकृत्य किया था, बिल्कुल टीनेज बच्चे थे जिनके साथ किया, तो उनको भी समाज, इतने ज़्यादा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हो रहे थे उस टाइम पे। मैंने पहली बार देखा था कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, वो इनके घर, एक फौजी ऑफिसर था जिनके बच्चे थे ये जिनको मारा था, इनके घर गए थे वो शोक प्रकट करने के लिए। तो बहुत प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुए थे। तो उनको भी इसी निगाह से देख रहे थे। और फिर निर्भया के केस में तो एक खास ही नफरत थी, मार पिटाई भी हुई है इनके साथ। खास ही नफरत। देखो क्या होता है, मेरा ये मानना है, जिसने जितना मर्जी एक कुकर्म किया है, जेलर की ड्यूटी है उसको बचा के रखना। अगर जेलर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर कानून की तो कोई इज्जत हुई नहीं ना, कानून की तो आपने धज्जियां उड़ा दी। तो मुझे पता था कि जो निर्भया के जो हैं उनके साथ पब्लिक की बहुत ज़्यादा एम्पैथी है, उनके साथ बहुत ज़्यादा पब्लिक इनके खिलाफ है। अगर स्टाफ भी वो ये चीज़ करेगा तो वो हम अपनी ड्यूटीज़ को, कहीं ना कहीं हम अपनी ड्यूटीज़ को भूल रहे हैं। सर उन्होंने क्या बताया, कुछ आपको याद हो तो, जब आप कभी बात करते हो उन लोगों के साथ? मेरी राम सिंह से बात हुई थी, या राम सिंह या दूसरे जो दो थे, अक्षय था और ऐसे नाम थे उनके, उनसे बात हुई थी। तो उनका तो ये कहना था कि वो जो लड़का लड़की है, जब उन्होंने एक्चुअली शराब पी रखी थी, जो निर्भया के दोषी थे, तो कहते हैं लड़का लड़की जो थे ये पीछे बैठे हुए कुछ ऐसी उनका कंडक्ट था कि जिससे कि वो, उन्होंने शराब तो पी रखी थी तो वो एकदम एक्साइट हो गए और उन्होंने ये सब कुछ किया। और सबसे ज़्यादा जो क्राइम किया था एक जुवेनाइल था, उसने किया था। और आप देखो 3 साल के बाद वो बाहर छूट गया था। और ये किस तरह की मेंटेलिटी होती है कि ये इतना आवेश में आकर, या फिर हम ये कहें कि इस तरह से वो इस तरह के कुकृत्य कर देते हैं? ऐसा ऐसा क्या ये इनकी सोच संस्कार में होते होता हैं, है? सोच में कुछ नहीं, सब संस्कार होते हैं।
हम्म, आप देखो कि झुग्गी झोपड़ी के लोग ज़्यादा ही करते हैं। झुग्गी झोपड़ी में क्या होता है, जैसा मुझे इसने राम सिंह ने कहा था हम्म, कि कहते सर हमारे यहाँ तो ये होता है कि उसकी जनानी जो है आज यहाँ सो रही है, कल वहाँ सो रही है, किसी की लड़की इधर जा रही है उधर जा रही है, क्योंकि झुग्गियाँ छोटी छोटी झुग्गियाँ होती हैं। हम्म, तो कहते हमारे यहाँ तो ये चीज़ बहुत आम होती है। हम्म, तो कहते हमने उसी उससे जो है दृष्टि से इनको देखा था, जिससे ये क्राइम हुआ उनसे। यानी हम ये कहें कि ये घर का माहौल, एक अच्छा माहौल बनाना बहुत बिल्कुल जरूरी है। हाँ। बिल्कुल, घर का गांव का, जैसे वो हम्म, रविदास कैंप में रहते थे, हम्म, है ना। वो कहते हैं रविदास कैंप में झुग्गी झोपड़ी में जनरली ये बात बताने की नहीं, जनरली एक ऐसा होता है, वहाँ का एक कल्चर ऐसा होता है, हम्म, शराब वगैरह नशा बहुत ज़्यादा होता है, हम्म, ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। हम्म, तो जिसको कि हम लोग एक मिडिल क्लास में, जो हमारे लिए एक टैबू होती है कि हमने ये चीज़ नहीं करनी, डू एंड डूस होते हैं, डूस एंड डोंट होते हैं, उनमें ये वाली चीज़ नहीं होती। तो उसी संस्कार की वजह से उन्होंने सब कुछ किया। हम्म। और क्या ये कभी ऐसे रोते बिलखते कभी ऐसे दिखे कि अरे हम तो गलत आ गए, जेल में नहीं करना चाहिए था वो सब कुछ ऐसा? नहीं, वो तो रोते बिलखते तो रहे हैं वो। हम्म, हम्म, रोते बिलखते तो रहे हैं। और देखिए नशा नशा किया हुआ था, तो हम्म, नशा मेन कारण था उनका ये क्राइम करने का। हम्म। और अब हम ये भी माने सर, जैसे नशा हो गया, ड्रग्स हो गई, या आप देखिए कि हरियाणा के गांव देहात तक भी इनकी पहुंच देखी जा रही है अभी। देखिए किसी टाइम पर ना सोशल ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा में इतनी स्ट्रांग होती थी। हम्म, हरियाणा में मेरे ख्याल गुजरात से पहले जो है हरियाणा में प्रोहिबिशन हुआ था हम्म, कि शराब की दुकान नहीं खुल सकती थी कोई। हम्म, और अब जगह जगह शराब ऐसे बह रही है जैसे कि एक बड़ी ओपन यूरोप की कोई स्टेट है जहाँ पे इतनी शराब चल रही है। हम्म, हमारे कल्चर में होता था हम्म, कि हम लोग इन चीज़ों को, खासकर जो फीमेल्स हैं, हम्म। उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं होता था कि उनका आदमी दारू पी के आए और घर में मार पिटाई मार करे, पिटाई करे गाली करे गलौज पैसे करे, खींचे। हाँ। तो पर अब एक कल्चर जितना शहरीकरण हो रहा है, हम्म, एक कल्चर ऐसा बन रहा है कि दारू पीना जो है एक फॉरवर्डनेस, आदमी समझता है कि वो फॉरवर्ड है जो दारू पी रहा है। हम्म, तो जब तक हम अपने कल्चर के ऊपर वापस नहीं आते, हम्म, पहले घर घर में हवन होते थे, हम्म, घर घर में ये हरियाणा का, तो क्यों मैं हरियाणा का हूँ तो मैं जानता हूँ, घर घर में हवन होते थे हर एक बात में, मतलब। और इतने अच्छे प्रीचर होते थे हम्म, जो जाके जब भाषण करते, बड़े बड़े प्रीचर होते थे जो भाषण करते थे, और लोग उनको मानते थे। और हम्म, हरियाणा से इतने बड़े बड़े लोग, बड़ के हम्म, साधु सन्यासी जो है हम्म, बन के बाहर निकले हैं। हम्म। पर अब देखो आर्य समाज का तो बड़ा असर रहा सर एक समय तो। आर्य समाज का और बहुत गीत असर रहा। भी गाती रही थी हम, छोटी छोटी बिल्कुल लड़कियां, हाँ। बिल्कुल महिलाओं की शिक्षा को लेकर, नशा ना बिल्कुल करने को लेकर, बिल्कुल, हाँ। आर्य समाज का बहुत ज़्यादा होता था। और मुझे याद है कि जब वहाँ पे शराबबंदी की थी, बंसीलाल जी की सरकार थी बंसीलाल तब। की सरकार थी, तो उस टाइम पे लोगों में इतनी खुशियों की लहर दौड़ रही थी। हम्म, इनफैक्ट मैं भी एक फंक्शन में गया था, मैं बहुत छोटा होता था उस टाइम पे, तो उस हम्म, फंक्शन में वही हवन वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं। अब जैसे जैसे आपने आर्य समाज का नाम लिया है, हम्म, जैसे जैसे आप देखोगे आर्य समाज कमज़ोर हो रहा है हम्म, या हमारी सोशल बॉन्डेज कमज़ोर हो रही है, हम्म, उतना ये क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है। ये हम्म, डायरेक्ट लिंक है इसका। और आप देखिए उतने बाबे हो गए हैं, हम्म, क्योंकि आर्य समाज में वो बाबे जितने हैं उनका विरोध करते हैं, हम्म, है ना। तो अब बाबे इतने हो गए हैं तो उससे आर्य समाज कमज़ोर हो रहा है। और जो आपका कस्टम है, हम्म, जो सोशल कस्टम, सोशल फैब्रिक थी, हम्म। सारी टूटती जा ऐसे रही है। जेलों में होती है सर पूजा, तिहाड़ में हुआ करती थी अरे क्या ऐसी? जेलों में तो पूजा बहुत ज्यादा होती है। हम्म, जेलों में जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया होता, हम्म। वो भगवान को मानने लग जाता है। ऐसा क्यों? जेलों में ये होता है ना कि भगवान की जितनी प्रार्थना करेंगे हाँ। उतनी जल्दी भगवान जो है बेल दिलवाएगा, उतनी जल्दी भगवान जो है एक्विटल करवाएगा। हम्म, जेलों में मंदिर, हम्म, गुरुद्वारे, हम्म, चर्च, मॉस्क, हम्म, सबसे ज्यादा मतलब इनका इस्तेमाल जेलों में होता है। हम्म, जो मुस्लिम होते हैं वो एक साइड पे खड़े होकर
5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। हिंदू हो गए, उन्होंने मंदिर बनाए हैं तो मंदिर में सुबह सुबह जाके बैठ जाएंगे। लगता तो ऐसे है कि जैसे वो किसी मंदिर का पुजारी था। बड़ी बड़ी दाढ़ी कर लेंगे, भगवा कपड़े पहन लेंगे। हाँ। तो खाली वो भगवान को खुश करने के लिए। ऐसी चर्च का है कि इनके बाहर से आते हैं, एनजीओ वगैरह आते हैं जो कि इनको अ, कैसे प्रभु यीशु को याद करना है वो करते हैं उनके साथ। ऐसी और धर्मों का है। तो जेल में आके मैंने देखा है कोई आदमी धार्मिक नहीं भी होता, जेल में आके ज्यादा धार्मिक हो जाता है। और सर जैसे जेल का कल्चर अगर हम देखें तो सुधरने की बजाय वहां पर लोग जो हैं वो जो उनको मिल रहा होता बस उसे एक्सेप्ट करते जाते हैं। समझा नहीं मैं प्रश्न जैसे आपका। कि जेल में हम ये कहें कि सर भारत की जेलों का अगर हम जिक्र करें सर तो सुधार बड़े कम लोगों में देखते हैं हम लोग, है ना? ये सारा देखो डिपेंड करते इसके पीछे ना हम ही दोषी है। देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जहाँ पे आपको वोट मिलेंगे आप वो वाले का सरकार वो वाले काम करेगी। अगर आप जेलों में सुधार कर रहे हो तो आपको वोट मिलने वाले नहीं है। आप नई जेलें बना रहे हो तो आपको वोट मिलने वाले नहीं है। अगर और आप मैंने तो सुना ही नहीं ना सर कि कभी किसी चुनाव में किसी नेता ने हाँ, घोषणा की हो। कभी नहीं होता। आप हाँ। हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप स्कूल बना रहे हैं, हाँ। आप कम्युनिटी सर्विसेज कर रहे हैं, आपको उस पर वोट मिलेंगे। अगर आप जेलें बना रहे हैं तो उस पर आपको वोट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप किसी भी स्टेट में जाएंगे, दिल्ली को छोड़ के किसी भी स्टेट पे जाएंगे तो वहां पे जेल जो है लास्ट प्रायोरिटी एरिया होता है किसी भी गवर्नमेंट का। और मैंने तो यहाँ तक देखा है, दिल्ली में देखा है कि जिस बंदे को जो कहीं का काम का नहीं होता ना, जो बंदा बिल्कुल नेगेटिव है, जिस बंदे को काम करना बिल्कुल नहीं आता या बहुत बड़ा करप्ट है, उसकी पोस्टिंग जेल पे कर देते हैं। संभालते रहो जेल कि को। जाओ भाई तुम भी अच्छा, कमाओ और उनको भी आराम से बसने दो, और है? हाँ, और जितना जितना तुम हाँ। जेल में कमाओगे, हाँ। हो सके तो कुछ हिस्सा हमें भी दे हाँ। देना। और सर जेल से भागना कितना आसान होता है क्योंकि फिल्मों में हम देखते हैं कि कोई कैदी है उसने सब्जी वाले का कपड़ा पहन लिया या कोई कैदी है कोई बार्बर बन गया और फिर धीरे धीरे उसने देख लिया कि बाहर जाने का ये रास्ता है, फिर वो चोरी छिपे चले गए। ऐसा होता है क्या? देखिए क्या होता है, किसी को भी कैद पसंद नहीं होती। बेशक आपका पिंजरा जो है सोने का क्यों ना बना हो, कोई भी उस पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता। आपको घर वालों की याद आ रही है, अपने माँ बाप की याद आ रही है, कोई भी रहना नहीं चाहता। पर ज़्यादातर अच्छी बात ये है कि ज़्यादातर लोग जाना चाहते हैं कानून के रास्ते से बाहर। मैंने देखा है कि एक बार जेल के गेट खुले रह गए थे, पर फिर भी खाली 13 लोग भागे। जबकि उस जेल में 1500-2000 लोग थे। हाँ। बाकी नहीं भागे क्योंकि वो जाना चाहते थे कानून के रास्ते से। तो हर कोई जाना चाहता है, पर उनका वही है कि किस तरीके, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं ना कि कपड़े पहन के निकल गए, ये डेस्परेशन में निकलना होता है। जो ड्रग एडिक्ट होते हैं जनरली वो ये वाले काम करते हैं। एक बार मैं आपको इम्पोर्टेंट एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ कि एक ड्रग एडिक्ट था। ड्रग एडिक्ट का क्या होता है आजकल ना, किसी टाइम पे होता था आपका ड्रग एडिक्शन शराब का होता था, फिर आपका ड्रग एडिक्शन हुआ ओपियम वगैरह का, चरस वगैरह का, उसके बाद ड्रग एडिक्शन हो गया स्मैक का। स्मैक का ड्रग एडिक्शन इतना ज़्यादा खराब होता है कि बंदे को अगर ड्रग नहीं मिलेगी तो या तो किसी और का मर्डर कर देगा, अपने साथ वाले कैदी का, या अपने आप को चोट पहुंचा लेगा, कुछ भी कर सकता है। दो इंस्टेंस में बताऊंगा जो मुझे याद है। एक बार एक ड्रग एडिक्ट था, तो वो जैसे जेल में आया तो उसको ड्रग्स मिली नहीं। वो इतना उत्तेजित हो गया कि उसने कहा मैंने तो भागना ही भागना है। उसने जेल की दीवार फांद ली। जेल की दीवार फांद ली। उसको ये था कि मैं अब बाहर निकल गया, और जाके दीवार फांद के वो छुप गया। वो रात का इंतजार करने लगा। रात के कोई 3 बजे के आसपास उसने कहा अब निकल जाने का बड़ा अच्छा टाइम है, छुपते छुपते निकल जाओ, कोई सब सो रहे होते हैं। तो जैसे निकलने लगा तो उसकी किस्मत खराब थी, तो उसने एक सिपाही से पूछ लिया कि बस स्टॉप कहाँ पे है।
वो जेल का सिपाही था, क्योंकि वो कूद के दूसरी जेल में चला गया था। हाँ। उसने सोचा वो जेल के बाहर आ गया है, हम्म। पर वो दूसरी जेल में चला गया। हमारे यहाँ जेल तिहाड़ की जेल है, एक दूसरे 3-4 जेलें तो एकदम जुड़ी हुई हैं। तो एक जेल 3 नंबर जेल से वो जेल नंबर 2 में पहुंच गया था। उससे सोचा वो बाहर आ गया, तो उसने जब सिपाही से पूछा तो सिपाही एकदम समझ गया कि बस स्टॉप पूछ रहे हैं मेरे से, इसका मतलब ये है कि कोई बंदा ये खासी वो है, तो उसने पकड़ लिया। ऐसे पकड़ में आएंगे। एक बार एक ड्रग एडिक्ट, वो ट्रक की सप्लाई हमारे पास बहुत आती है, जो रॉ मटेरियल होता है, सब्जियां, राशन वगैरह जो आता है, तो ट्रक्स वगैरह बहुत आते हैं जेल में। तो एक बार ट्रक के बोरे में चिपके, खाली बोरे में तो वो तो कई बार जाते हैं। एक बार वो जो है ट्रक का जो पहिया होता है, हाँ। पहिए के ऊपर जो बम्पर होता है, बम्पर के साथ चिपक गया और बाहर निकल रहा था वो, क्योंकि उसको था मैं पकड़े नहीं जाऊंगा। पर उसकी किस्मत खराब थी कि ट्रक ने एकदम जैसे ब्रेक मारी, तो वो एकदम ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, मर गया वो। तो ड्रग एडिक्ट जो है कुछ भी कर सकते हैं। जनरली ये ड्रग एडिक्ट करते हैं जो भागने की कोशिश। तिहाड़ में जब तक आप थे सर, आपने वहाँ दिल्ली के नज़दीक, जैसे पश्चिमी यूपी भी हो गया, हरियाणा भी हो गया सर, और राजस्थान भी हो गया, तो सबसे ज़्यादा कहाँ के गैंगस्टर या कहाँ के ज़्यादा अपराधी देखे सर? देखिए मिक्स ही होते थे। मिक्स। मतलब आप दिल्ली के भी हो गए, आपने कईयों के नाम लिए भी हैं। उसके बाद वेस्टर्न यूपी के काफ़ी होते हैं, क्योंकि जहाँ पे नया नया पैसा आता है ना, ज़मीनों से जो पैसा आया है, तो मुझे लगता है ज़मीनों का जो पैसा है, जो किसान लोग हैं, कई किसान लोग उसको संभाल नहीं पा रहे। उसका नतीजा ये है कि बच्चे अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, और पैसे की और लालच है उन्हें, जिससे कि और ज़्यादा क्राइम कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ जो है, मतलब इतना होने से, तो क्योंकि नज़दीक है दिल्ली के, अच्छा क्राइम कहाँ करोगे? क्राइम अगर आप वेस्टर्न यूपी में करोगे, वहाँ पे तो आप आइडेंटिफाई हो जाओगे। तो ये क्राइम करते हैं दिल्ली में आके या शहरों में जाके, वो फिर जेल में आ जाते हैं। और गांव देहात की भी ज़्यादातर नौजवान सर? हाँ, गाँव देहात, हाँ, मैंने आपको बताया हाँ, जैसे, मतलब वो जघन्य क्राइम में होंगे, जैसे किसी के मर्डर में, हाँ या उसे हम बड़ा क्राइम कह सकते हैं, इस तरह के क्राइम में हाँ, होंगे। किसी की जान ले लेना, ये कोई एक आम क्राइम तो है नहीं। किसी को आपने बिल्कुल ही, आपको जान लेने का कोई वो नहीं है, और आपने अपने लालच में किसी की जान ले ली, तो ये जघन्य क्राइम ही है। और खाली क्यों लिया? क्योंकि आपको पैसे का लालच है। और सर ऐसे जो बड़े बड़े नेता चले गए, मान लीजिए, या फिल्म स्टार भी कोई चला गया, तो उनकी फरमाइशें कुछ थोड़ी अटपटी टाइप भी होती है क्या? नहीं, मैंने आपको जैसे बताया, कोई भी अगर 3 चीज़ें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। जो भी जिसको आप वीआईपी प्रिजनर कह सकते हो, सबसे पहले उसका होता है कि उसकी सेल जो है अलग हो। बिल्कुल अलग हो। दूसरा उसका होता है जब भी उसको मिलने वाले हैं वो आराम से उसको मिले, बेरोट होके, फेस टू फेस मुलाकात हो। तीसरा होता है खाना उनका बाहर से आए, घर से आए, है ना? तो ये 3 बातें। और चौथा मोबाइल फ़ोन का भी होता है कि मोबाइल फ़ोन उनको मिल जाए। और जैसे जब कोई जेल में जाता है तो उसको पूरी तरह से चेक किया जाता है, मतलब ऐसे उनको वस्त्रहीन करके, इस तरह से, इसका क्या कारण सर? देखिए क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्राइवेट पार्ट्स में छुपा के ले जाते हैं। तो वो चीज़ प्राइवेट पार्ट्स में छुपा के ना ले जाएं, इसलिए होता है। और ऐसे टॉर्चर करना कैदियों को, उनको मारना पीटना, ये 3rd डिग्री, इस तरह वाली चीज़ें भी काफ़ी रहती होंगी। देखिए ये जहाँ पे वही फिर करप्शन का लेवल होता है, कई बार एक्सटॉर्शन के लिए चीज़ें करते हैं। तो एक्सटॉर्शन के लिए चीज़ें करते हैं तो खाली पैसे के लिए। कोई पैसे वाले बंदे को देखा, उसको कहा चल तू फ्लश साफ कर, सफाई कर, है ना? या उसकी मार पिटाई लगवा देना, या उसके पीछे गैंगस्टर्स को छोड़ देना। तो ये ताकि सब पैसा चीज़, दे, हाँ, हाँ। ताकि पैसा दे। कई बार तो मैंने देखा है कि जेल के अंदर जेल होती है, कि गैंगस्टर को क्या कहते हैं कि 4-5 सेल्स हैं, तेरे को हम कैदी देते जाएंगे, तो उनको टॉर्चर करना, और पैसा हम आपस में शेयर कर लेंगे।
जेल के अंदर जेल चलती है। और ये गैंगस्टर कभी बड़ा कम बाहर आते हुए दिखते हैं सर, जेल से बाहर तो बड़ा कम ना ही ना, दिखते बड़े हैं। बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत ज़्यादा आते हैं। वो बाहर तभी आते हैं जब उनको हम्म, लगता है कि उनको सेफ्टी सिक्योरिटी है। हम्म, उनका अपोजिट गैंग जो है बाहर इतना एक्टिव नहीं है, हम्म, तब वो बाहर आते हैं। अगर हम्म, उनको लगता है कि अपोजिट गैंग एक्टिव है तो शायद बाहर नहीं आएंगे, बेल नहीं हम्म। करवाएंगे। मान लो सर उन लोगों ने एक बार क्राइम कर लिया तो क्या ये आदतन क्रिमिनल ही बने रहना चाहते हैं? इनको लगता नहीं कि चलो अब छोड़ दें, आम जीवन जिए? बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि जवानी का टाइम है, हम्म, इसमें जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो, ताकि बुढ़ापे में जो है आराम से बैठ के यही वाला पैसा खाएंगे। मेहनत नहीं करना चाहते, ये हम्म, शॉर्टकट मेथड से जो है वो अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तभी क्राइम करते हैं। हम्म, मैंने दिल्ली में देखा है, दिल्ली में तो जो ज़्यादातर क्राइम होता है भूख की वजह से नहीं होता। हम्म, भूख की वजह से बहुत कम होता होगा। हम्म, ज़्यादातर क्राइम जो होते हैं ज़्यादा पैसे के लिए होता है। हम्म। और आजकल के तो जो नौजवान है वो इजी मनी चाहते ही हैं। इजी मनी चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, हम्म, इजी मनी चाहते हैं। उसकी वजह से, और खासकर ये जो आजकल साइबर क्राइम वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम्म, वो इसीलिए बढ़ गया है कि उनका दिमाग तो बहुत तेज है। हम्म, मतलब पूरा एक जनरेशन गैप आया है, हम्म, तो साइबर उससे जो है वो क्राइम करके उनका होता है कि इजी मनी को कैसे जो है आप हम्म, हासिल कर सकते हम्म। हो। सर जल्लाद की नौकरी क्या आप मानते हैं कि इस देश दुनिया की या पूरे विश्व की सबसे मुश्किलात भरी नौकरी है? नहीं नहीं, जल्लाद की नौकरी कोई मुश्किलात भरी नहीं है। हम्म, इनफैक्ट जल्लाद की जरूरत भी नहीं है। हम्म, पहली बात तो है कि क्राइम बहुत कम होते हैं, मतलब ये जो डेथ सेंटेंस जो हम्म, होती हैं हम्म, एग्जीक्यूट बहुत कम होती हैं। हम्म, मैंने आपको जैसे बताया कि 10 केसों में अगर फांसी मिलती है, हम्म, एक केस में जाके सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म होती है। हम्म, तो सालों साल कोई फांसी नहीं होती। हम्म, जब सालों साल कोई फांसी नहीं होगी हम्म, तो आप जल्लाद रख के करोगे क्या? हम्म, इसीलिए क्या होता है कि किसी भी सिपाही को हम्म। आप अगर कहेंगे कि जल्लाद की नौकरी कर ले तो वो कर देगा। मेरे को ही आप कहोगे जल्लाद की नौकरी कर ले, मैं कर लूंगा। इनकी कोई स्पेशल भर्ती नहीं होती सर? नहीं, ये जनरली ये वार्डर होते हैं, हाँ। और अगर आपने कैसे लटकाना है ये कानून आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया हम्म। तो खाली एक लीवर खींचना होता है। कोई अफसोस नहीं है लीवर खींचने वाले को भी ना ऐसा। ना, कोई ऐसा नहीं होता। हाँ। जब आज की टाइम ऐसा है कि एक दूसरे के लिए इतना द्वेष है। हाँ। किसी टाइम पे होता था जब एक मोरालिटी होती थी कि ये हम्म। काम करते हुए बड़ा एक होता था। अफसोस होता था, हाँ, पर अब हाँ तो जब सोचते मोरालिटी थे। है ही नहीं तो फिर क्या अफसोस होगा। और जेलों में सर औरतों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं? देखिए, औरत के लिए जो हमारा कानून है वो ये कहता है कि औरतों को अलग जेल में रखेंगे। हम्म, अगर आप अलग जेल में नहीं कर सकते तो हम्म, आपको एक मेल पार्ट में, मेल जेल में एक अलग से पार्ट होगा जिसमें कि आप औरतों को रखेंगे। हम्म। और हर एक औरत जो है अपने साथ 6 साल तक का बच्चा रख रख सकती, सकती है। हाँ। और अगर वो गर्भवती हो तो सर? गर्भवती हो तो सारा उसका जो भी उसका जो सरकारी खर्चे के ऊपर उसका जो है सारा प्री नेटल पोस्ट नेटल जो है उसकी केयर होगी। सर ये इंस्टाग्राम पे रील में मैंने देखा था कि जेल की अगर आप रोटी खाएंगे तो सभी जो कानून की जो बीमारियां हैं या कानून की जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। नहीं, ये अंधविश्वास है। उसमें हाँ। यह है कि अगर आपने जेल की नौकरी खा हाँ, ली, जेल की रोटी खा ली, हाँ, जेल की हाँ, रोटी हाँ। खा ली, जेल का पानी पी लिया, या जेल की जो जो मिट्टी है उसकी हाँ। ताजीब आपने करके गले में डाल ली, या फांसी के लकड़ी जो तख्ते की लकड़ी हाँ। होती है उसकी आपने ताबीज बना के, तो आपने हाँ। अगर बच्चा रात को डरता है या वो, पढ़ाई में हाँ। कमज़ोर है वहाँ रख दिया तो वो ठीक हो जाएगा। ये सब अंधविश्वास हैं। हम्म। गरीबी की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से सारे अंधविश्वास हैं। पर पढ़े लिखे लोग भी, नहीं सर, मैंने तो एक पढ़ी लिखी महिला की ही देखी थी सर, ये रील वही बता रही थी अगर आप जेल की रोटी खाते हैं तो सभी कानूनी संबंधी सभी आपकी दिक्कतें परेशानी खत्म हो जाएंगी, वो बिल्कुल ऐसे ही कह रहे थे सर। हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे देखी ये थी। ना मैंने देखा है कि वो ना हाँ। हमारे उसमें कई अंधविश्वास उनमें ये कई किताबों में, जैसे लाल किताब वगैरह उसमें हाँ। लिखा हुआ है कि अगर आपके बुरे ग्रह आए हुए हैं, हाँ। आपने जेल की रोटी अगर खा ली, बुरे ग्रह हाँ। आए हुए हैं हाँ। तो आपके बुरे ग्रह टल जाएंगे। हम्म। ये है। हम्म। तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता। ऐसा अगर ऐसा होता होता जो जेल की रोटी खा रहे हैं
तो जेलर के ऊपर तो कभी जेलर या जेल के जितने भी नीचे वाले स्टाफ के हैं या ऊपर वाले स्टाफ के हैं जो जेल की रोटी खाते हैं तो उनके ऊपर कभी आफत आती ना। तो ये सब अंधविश्वास है। सर, ये मेरा आखिरी सवाल है, अब भारत की जेलों में क्या सुधार होने चाहिए? देखिए, भारत की जेलों में जो सबसे बड़ा सुधार है वो ये है कि आप प्रिजनर्स को उसको आदमी समझो, इन ह्यूमन राइट्स उसके प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जब भी कोई बंदा जेल में आता है तो उसके सारे ह्यूमन राइट्स जो है इंटैक्ट रहते हैं। खाली वो वाले ह्यूमन राइट्स जो होते हैं जो कि दीवारों की वजह से जो है उसके कर्टेल हो गए, बाकी सारे ह्यूमन राइट्स उसके इंटैक्ट रहते हैं। सबसे बड़ा सुधार भी ये है कि अगर आप जेलों को जेल मैनुअल के हिसाब से चला रहे हो, क्योंकि जेल मैनुअल जो बनाए जाते हैं, प्रिजन एक्ट बनाए जाते हैं, बड़े सोच समझ के बनाए जाते हैं। अगर आप रूल्स के हिसाब से जेल को चला रहे हो तो आपका प्रिजनर सुधर के निकलेगा। अगर आप रूल्स के हिसाब से नहीं चला रहे, और आपको ना प्रिजन्स लॉ भी जो है अपडेट करने चाहिए। बहुत सारी स्टेट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग प्रिजन को जो है एक तरह का वो मानते हैं कि ये लास्ट प्रायोरिटी एरिया है, किसी भी गवर्नमेंट के लिए लास्ट प्रायोरिटी एरिया होता है। तो अगर आपने लास्ट प्रायोरिटी एरिया रख रहे हैं, आपने अपने जो प्रिजन्स के लॉ है, प्रिजन एक्ट है, जेल मैनुअल है, उसको अपडेट नहीं किया और उसमें पुराने जाति प्रथा वाले या ये वाले लॉ हैं, तो आप जेल को, जो भी जेल के कैदी हैं उनको बिगाड़ रहे हो। अगर आपने जेल लॉ को अपडेट किया है और आपने रिफॉर्मेशन वगैरह उसमें डाला हुआ है, तो उसमें आप एक जो भी जेल से निकल रहा है उसको सभ्य बंदा बना के, उसमें एक कॉन्फिडेंट बंदा बना के उसको बाहर निकाल रहे हो, ताकि वो शॉर्टकट से जो है पैसे ना कमाए, अपनी मेहनत से, अपनी लियाकत के बेस पे, जो जेल में सीख के आया या पहले थी उसमें, उसके बेस पे वो रोटी कमा रहा है, उसको सेल्फ रिलायंट बना के जेल से भेजो। तो सबसे जरूरी बात है हम किसी प्रिजनर का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो जेल में, और आप उसको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करो, कोई एक्सटॉर्शन उससे नहीं करोगे, पैसे की बेस पे उसको सुविधाएं नहीं दोगे। तो अगर आप ठीक तरीके से काम करोगे तो आप एक सभ्य समाज बनाने में अपना एक योगदान दे रहे हो। सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार सर, आपने ये समय दिया हमें। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का। नहीं सर, ये तो बातचीत ही, मेरे सवाल थे और एक बातचीत के लिए और मैं आपसे समय चाहूंगी, गुजारिश रहेगी मेरी, क्योंकि मैं दर्शकों से भी सवाल मांगूंगी। तो अब की बार सर मैंने दर्शकों से सवाल नहीं मांगे हैं, ये मेरी जिज्ञासा रही, मेरी दिलचस्पी रही भारत की जेलों के बारे में जानने की, खास तौर पे तिहाड़ के बारे में जानने की। क्योंकि हम जब खबरें करते हैं हरियाणा के गैंगस्टर्स की, तो सारे ही दिखते हैं कि तिहाड़ में, अब फला से मिलने फला पहुंचे तिहाड़ में, हमारे तो कई पॉलिटिशियन भी तिहाड़ में गए थे, है ना। तो ये बहुत शुक्रिया सर, बहुत आभार सर आपका। आप तमाम लोगों ने बातचीत सुनी, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।